दे। अच्छा, कानपुर क्रांति में अटके पड़े हो तुम लोग हैं। अच्छा, तो देखो अब जैसे पढ़ने का तरीका ये है कि अब हमने जो है ऑनलाइन पे हमने 1857 क्रांति भी पढ़ा दी है और आईएनसी का प्रारंभिक चरण भी पढ़ा दिया है, दूसरा चरण पढ़ा दिया ऑनलाइन पे, पढ़ा दिया है। हैं तेरे बोलो। हाँ, तो कैसे पढ़ा दे मतलब। भाग रही, बस भागते रहो। जो दौड़ेगा वही जीतेगा, जो नहीं दौड़ेगा वो नहीं जीतेगा। भागे रहो बस, जिसे भगाया जाओ वैसे भागो। फिर उठ जाती हो नहीं उठ जाती हो? उठ जाती हो। अच्छा, ये बात। गिरो लेकिन उठो, फिर दौड़ो, फिर गिरो, फिर उठो, फिर दौड़ो, ऐसे करते रहो। ठीक, चलो शुरू करते हैं। क्या कह रही? अच्छा, प्लास्टर चढ़ गया है। अच्छा, तो व्हील चेयर मंगाया जाएगा, परेशान ना हो। चलो, अब पहले पूरी बात समझो क्या करना है। तो अभी जो है ओपन करो, जहाँ से है वहाँ पढ़ा देंगे, आज कॉम्बिनेशन हम बना देंगे। तो ध्यान रखो, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ाएं, जहाँ पर भी पढ़ाएं आप पढ़िए, क्योंकि कुछ क्लासें ऐसी होंगी जो ऑफलाइन पे पूरी होंगी, कुछ क्लासें ऐसी होंगी जो कहाँ होंगी, ऑनलाइन पे। कॉम्बिनेशन हम बना के पढ़ाएंगे अभी, ठीक, जिससे कि आपका पूरा पोर्शन खत्म हो जाए। पॉलिटी वाला आपको ध्यान रखना, ऑनलाइन पे ही पढ़ना पड़ेगा। बुधवार और गुरुवार को लंबी क्लास होंगी, 5 घंटे की, लगभग 2.5 घंटे बुधवार। और काय छूटेगा, काय बाद में पढ़ना, उसको जरूरी छूटेगा, उसको अपना वीडियो पड़ी रहेगी, लिंक से जाना अपना, उसको पढ़ते रहना, क्या करना है उसमें। कौन सा तुम लोग पूछते हो लाइव में तो हम बता देते हैं, वो भी तो हम नहीं करते, हम तो पढ़ाते ही रहते हैं। तो कुल मिला के तुम्हें पढ़ना है, वो चाहे बाद में पढ़ लो चाहे पहले पढ़ लो। समझ में आएगी नहीं बात? चलो शुरू करो। कहाँ तक पढ़ा दिया था? क्रांति कहाँ थी? कानपुर में। ख़त्म हो गई थी कि नहीं हुई थी? हो गई थी। चलो इसको कवर करो, फिर आगे आगे बात करते हैं। और एनसीईआरटी बुकलेट सब लोग ले लो, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कल लंबी क्लास लेंगे एनसीईआरटी पर, ठीक। तो जो लोग नए पुराने जो भी बैठे हैं, वो क्या चल रहा है, 1857 की क्रांति। अब जैसे तुम्हारे सिलेबस के अनुसार जो है वो क्या है, तो सिलेबस है कि जो है हम पूछेंगे आप लोगों से क्या, स्वतंत्रता संग्राम, यही तो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्राचीन काल मध्यकाल तुम्हारे यहाँ नहीं है, किसमें? कॉमन वाले में, जो 40 नंबर है उसमें कॉमन नहीं है, पहली बात ये समझो। तो 40 नंबर में आपको जो है वो नहीं पढ़ना है, क्या, प्राचीन और मध्य नहीं पढ़ना है, तुम्हें क्या पढ़ना है, मॉडर्न केवल पढ़ना है। समझ बात? तो वो तुम्हारा हम कवर करा देंगे, वो नहीं पढ़ना है। हाँ, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, हालांकि सिलेबस में अलग से डिस्क्राइब नहीं, अरे नालायक, सामाजिक विज्ञान लिखा है उसमें, और सामाजिक विज्ञान में सब आता है, तुम्हें पता भी है कुछ। अब जिनको स्पेशल उनको पूछना है तो उन्होंने कह दिया कि हम इतिहास में केवल क्या पूछेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, जियोग्राफी से भी होंगे, और मिसलेनियस के भी होंगे, दिवस के भी होंगे, करंट के भी होंगे सब। समझ में आई बात? अब करंट जिनको पढ़ना हो, पीटी अभी हमने पढ़ाए थे, पढ़ लो जाएगा वहाँ से। हाँ, सुन लो पहले, बहस ना किया करो, सुन लिया करो पहली बातें, बहस करने का कोई फायदा है? तुरंत हम गुस्सा आ जाएंगे, दिक्कत में आ जाओगी। हाँ, तो सुन ले चुपचाप। आपको हम क्या बता रहे हैं कि आप उससे पढ़ो, समझ में आई बात, आप उससे रिवीजन करते रहो, फिर हमें जब जैसे समय मिलेगा एक बार हम क्या कर देंगे उसे, यहाँ पर पूरा शुरू से लेकर अंत तक जितना मैं पढ़ाना कवर करा देंगे। लेकिन अब पता चले तुम एकदम जीरो से शुरू करोगे तो दिक्कत में रहोगे, बात समझ के नहीं? तो यहाँ आप पढ़िए, घर पे पढ़िए, जब यहाँ से फुर्सत हो जाए तो ऑनलाइन ओपन कर लीजिए, वहाँ से पढ़िए। पीटी क्लासें पढ़ी होंगी, 5 6 7 क्लास शायद है, 7 या 8 क्लास है, ऐसे कुछ पढ़ाया था हमने पीटी विशेष करके। अब वो भी ना पढ़ पाओ तो तुम लोग काम करना, बीपीएससी पढ़ी होगी, बीपीएससी क्लास पढ़ी होगी प्राइमरी वाली, तो बीपीएससी की क्लास हमें लगता है 7 या 8 पढ़ाई थी, वो क्लास जरूर पढ़ लो, क्योंकि वो किसको देख के बनाया गया था, बिहार को देख के पढ़ाया गया था। अब बिहार वाला जितना मुद्दा है उस बीपीएससी वाली क्लासों पर है, समझ में आई बात कि नहीं आ गई? करंट भी उसी लेवल का होगा, दिवस भी वहाँ पढ़ाया था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ईवीएस, सारा पोर्सन। तो 8 क्लासें पढ़ी हुई हैं, एक काम करिएगा 8 क्लासें कम से कम कवर कर लो उधर से, अब शेष उन 8 क्लासों पर जो भी मैटर हम यहाँ कवर कर देंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? चलो अब आगे ध्यान दो। 1857 क्रांति की बात कर रहा है, तो 1857 क्रांति कहाँ पर, कानपुर में आई थी कि खत्म हुई थी? जल्दी बताओ, खत्म हुई थी कि नहीं थी? खत्म हो गई थी, दमन हो गया था, ठीक। तो क्रांति अब कहाँ जानी है? हाँ, तो लिखो क्रांति कहाँ जा रही है? झांसी में। तो अगली हेडिंग यहाँ पे डाल दो, क्रांति कहाँ भाई? झांसी में। तो क्रांति कहाँ पहुँची? झांसी। अच्छा, तो क्रांति पहुँची झांसी में, सीधा देखो क्वेश्चन तो वही 3, कौन सा? समय। समय क्या बताओगे?
जुलाई में बताओगे, जुलाई नहीं जून, हाँ भैया जून है, जून है, जून देखो गोला बनना है, तो क्या बताओगे जून। और जून कौन सा, 1857। आज कौन सी डेट है, 19 नवंबर। दिवस कौन सा है आज, कौन सा दिवस आज, तो आज है शौचालय दिवस है आज। कौन सा दिवस है, शौचालय दिवस है, याद रखिएगा। ये पूछा भी जा सकता है, कुछ दिवस भी पूछे जाएंगे। दिवस में खास करके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीनों के दिवस इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा शेष इंपॉर्टेंट दिवस जैसे, तो उससे क्या लेना देना। नहीं आया तो का मतलब इसका कोई वो है कि नहीं आएगा, नहीं आया था तो उससे थोड़ा मतलब है, लेकिन ये सिलेबस में होता है। वो तुम्हें क्या लगता है सिलेबस में जितना होता है सब आ ही जाता है भाई, उसमें तो एरिया छांटा जाता है। हाँ ठीक, तो उसमें जो होता है कि एरिया उसमें कुछ होता है कि ऐसा जो होता है कि अलग भी हो जाता है, कुछ उसी एरिया से आता है, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इतनी बात समझ कि नहीं आई, चलो। तो दिवस आपको पता होना चाहिए, खास करके कौन कौन से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन सब के दिवस पूरे पूरे पता होने चाहिए। फिर नवंबर, क्योंकि आपका जो है जो पेपर है आपका कब है, दिसंबर में है, तो नवंबर भी जोड़िए उसमें। 4 महीने के दिवस पूरे A to Z याद होने चाहिए, अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, फिर आप आंसर कर लेंगे। शेष जो दिवस हैं जैसे कि योग दिवस है, जल दिवस है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता है, पृथ्वी है, जल है, कैंसर है, कुछ ऐसे दिवस वाले, तो इनको भी देखना पड़ेगा। तो ये सामान्यतः हमने पढ़ा रखा है, एक बार रिपीट कर देंगे दिवस वाली सीरीज, तो वहाँ से पूछी जाएगी। तो जैसे आज क्या है 19 को क्या मनाया जाता है, शौचालय दिवस है, क्या मनाया जाता है, शौचालय दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन पुरुष दिवस भी है, और आज ही के दिन नागरिक दिवस भी है। तो पुरुष दिवस है, नागरिक दिवस है, शौचालय दिवस है, कब, आज के दिन। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना। इस तरह के भी क्वेश्चन यहाँ से क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो पुरुष है, नागरिक है, शौचालय दिवस है। और शौचालय के लिए जाने जाते हैं बिंदेश्वर, कहाँ के थे ये, बिहार के। क्या बनाया था इन्होंने, सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना करी थी। कब करी थी, 1970 में। अभी ये क्या हुए हैं, 15 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। 19 नवंबर शौचालय दिवस, समझ में आई बात। तो 19 नवंबर बराबर शौचालय, नागरिक और पुरुष, तीनों पॉइंट है। ठीक ठीक, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका जून 1857 में क्रांति पहुंची थी, कहाँ पर, झांसी में। नेतृत्व तो जानते ही हो तुम लोग, नेतृत्व कौन करेगा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई करेंगी। तो नेतृत्व में यदि आपसे पूछा जाता है तो आप किसको बता दोगे, रानी लक्ष्मीबाई को बता दोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, तो इनके जो है, इनका वास्तविक नाम क्या था भाई, तो इनका वास्तविक नाम बता दोगे। वास्तविक नाम क्या था, मणिकर्णिका। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जाना भी होगा। तो ये है कौन कणिका, मणिकर्णिका। अन्य नामों में यदि बात कर लीजिए तो अन्य में कौन आ जाएंगी, मनुबाई आ जाएंगी और छबीली बाई आ जाएंगी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मनुबाई हैं और छबीली बाई हैं। अन्य नामों में आप देखेंगे, बुकलेट सबके पास होना चाहिए, लिखने से काम चलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो जितने लोग हैं बुकलेट सब ले लें, 4 बुकलेट तो बिल्कुल खरीद लें। हाँ, कौन कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटी, मिसलेनियस, NCERT, 4 बुकलेट आप लोगों के पास, सबके पास होना चाहिए। समझ में आता है, हैं? किसमें, अच्छा NCERT वाले में, लेकिन उसके अलावा वाली पॉलिटी लेनी पड़ेगी। NCERT हाँ, वो तो जो है सो वही, तुम्हें ज़्यादा पता, जाकर पहले पेपर दे फिर बात करो, नालायक। ज्ञानी हमने क्या, ज्ञानी ना बना करो, सुना करो, चुपचाप पढ़ा करो। तुम्हें पता है कि 2 नंबर की आएगी, धर दिया 10 नंबर तक क्या करोगी। हाँ भाई, उसका कोई भरोसा है, 30 नंबर की वहाँ पे आना है, कितना आना, 30 नंबर की कुल करेंट GS आनी है, और 30 नंबर में कुछ भी आ सकता है। समझ में आई कि नहीं बात सबको, है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें पहले अपने ही आपको पेपर सेटर ना बन जाओ कि 1 नंबर आएगा, वो 2 नंबर आएगा, वो 4 नंबर आएगा। चुपचाप पढ़ो, जितना पढ़ाया जा रहा हो उतना ही पढ़ो। उसके अलावा तुम्हें लगता है कि हमें छोड़ना है तो तुम छोड़ दो, फिर पेपर में जाकर देखना फिर क्या छोड़ना है। समझ में आई बात। हाँ, तो ध्यान दीजिए। तो इस सबके पास होना चाहिए, क्योंकि हम जब अभी स्पीड पकड़ेंगे तो लिखने लायक नहीं बचोगे तुम लोग, ये जो लिख रहे हो। हाँ, तो ये स्पीड जब हम पकड़ेंगे तो लिख एको अक्षर नहीं पाओगे। हाँ, बस ये है कि कलम चला लोगे वो काम बन जाएगा। तो इसलिए जितने लोग हैं सबके पास 4 बुकलेट ले लो, बिल्कुल ठीक। कल क्लास होगी कितने बजे से, 1 बजे से, कल मंडे है ना, तो कल 1 बजे से लेके शाम तक हम लोग पढ़ेंगे 7 बजे तक।
कल लंबी क्लास रहेगी। मंगलवार को क्लास हो सकता है हम सुबह ही से लगा दें, 8 बजे से लगा सकते हैं, 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। मजाक नहीं कर रहे हैं भाई, अपने पास टाइम कहाँ है, टाइम यही तो है। तो इसमें हम लोग कवर करने के लंबी लंबी क्लासें लेंगे, एक एक दिन में एक एक पॉइंट खत्म, एक दिन में हिस्ट्री खत्म, एक दिन में। कहाँ है फरवरी में, कहाँ लिखा है? बढ़ जाएगा तो 5500 रुपये नहीं जमा करा लेंगे तुम्हें, आगे ध्यान दो। फरवरी वरी में कुछ नहीं होगा, होना होगा तो 7 से 10 के बीच में हो जाएगा, और बहुत एक्सटेंड हुआ तो 1 हफ्ते तक और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि इन्होंने आईपीयरिंग को सम्मिलित नहीं किया। आईपीयरिंग को सम्मिलित ना करना ही बताता है कि पेपर क्या होगा, पहले होगा। इनको फरवरी में कराना होता तो किसको सम्मिलित करते? आईपीयरिंग को। समझ में आ रही बात? तो आईपीयरिंग सम्मिलित नहीं है, मतलब पेपर पहले होना है। तो ये आपको दिमाग में पहले से भर के चलना, तो चक्कर में ना पड़ो कि बाद में पेपर होगा। अरे फिर बहस करने लगे, सुन लिया करो पूरी बातें, फर्जी की बहस ना किया करो, सुन लिया करो। जो हम बोल रहे हैं आप ही कह रहे थे, आप ही सुन रहे थे, सुन लो। हमने क्या सुनाया तुम्हें? हमने बोला कि जो था वो था, अब नहीं है भाई। यदि आईपीयरिंग सम्मिलित करते तो फरवरी में जाता, आईपीयरिंग सम्मिलित नहीं करने मतलब पेपर क्या होना है, अभी होना है। तो आप तैयारी करके चलिए, चक्कर में पड़िए नहीं, और पूरी तैयारी करिए, घर पे पढ़िए जितना पढ़ सकते, 4 घंटे के अलावा ज़्यादा सोने की जरूरत नहीं है। अब आगे ध्यान दो। तो वास्तविक नाम समझ में आ गया, अन्य नाम समझ में आ गया। अन्य में कौन है? मनु है, और कौन है भाई? छबीली है। अच्छा, इनके घोड़े का नाम भी कभी कभार आ जाता भाई। घोड़े का नाम क्या बताओगे? तो इनके घोड़े का नाम क्या है? बादल है। तो इनके घोड़े का नाम आपको मिल जाएगा क्या? बादल। इनको ध्यान रखिएगा, घोड़ों में एक घोड़ा होता है चेतक। चेतक किसका घोड़ा है? राणा प्रताप का। एक घोड़ा आता है कंथक। कंथक किसका घोड़ा है? ये महात्मा बुद्ध का है। तो महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक है, और राणा के घोड़े का नाम चेतक है, और रानी के घोड़े का नाम बादल है। तो इनको आप याद रखिएगा। इसी एरो को आगे बढ़ा लीजिए। सिकंदर का भी घोड़ा आता है, उसको बेकूफाला बोलते हैं। हालांकि एनसीईआरटी पर बेकूफाला का जिक्र नहीं है, इसलिए आपको उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे किसको देखना है? अगला पॉइंट, इनके पुत्र का नाम तो पता ही होगा। पुत्र कौन थे? दामोदर राव थे। तो पुत्र हो जाएंगे दामोदर राव। अगला यदि मान लो क्वेश्चन आता है, दामोदर राव हो गए, फिर हम शक्ल सहेली भी देख लो, कभी कभार आ जाता है। कुछ महिलाओं के बारे में आपको इतिहास पढ़ोगे उसमें बुकलेट में, तो कुछ महिलाओं के बारे में भी आपको बताएंगे, जैसे कि रानी दुर्गावती हैं। इसी तरह से एक जो है रानी दुर्गावती आ जाती हैं, रुद्रम्मा आती हैं, चिन्नम्मा आती हैं। ये कहाँ कहाँ पर हैं, इनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई हैं, बेगम हजरत महल हैं, और बेगम जीनत महल हैं। तो ये कुछ ऐसी रानियां हैं इतिहास में जो पूछी जाती हैं पेपरों में अक्सर। तो रुद्रम्मा कहाँ की हैं? हाँ, रुद्रम्मा किस राज्य से संबंधित है? कहाँ की रानी थी ये? हाँ, तो रुद्रम्मा जो है आंध्रा की हैं। एक है किट्टूर, किट्टूर की रानी है कौन? चिन्नम्मा। उनका भी क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी पर, कई बार पूछा गया। सुपर सेंट्रल टेट जूनियर होता है, उसमें कई बार पूछा गया कि किट्टूर की रानी कौन थी। तो किट्टूर की राजधानी हुआ करती थी कौन? चिन्नम्मा। उधर होती थी रुद्रम्मा। और उसके बाद से रानी दुर्गावती कहाँ होती थी? हाँ, कहाँ होती दुर्गावती? कहाँ की बताओ? तो ये गढ़कटंगा मध्य प्रदेश की हैं, अकबर से लड़ेंगी। समझ में आई बात? तो ऐसे कुछ नाम आएंगे जो आप लोगों को ध्यान रखना है। उसमें से आपको मिली कौन? रानी लक्ष्मीबाई। इनके बारे में आपको पूरा क्लियर हुआ। सहेलियों में इनकी आती है कौन? जो है झलकारी बाई, छबीली बाई नहीं, हाँ झलकारी। छबीली तो यही है, तो कौन आ जाएंगे? अरे झलकारी बाई आ जाएंगे। एक तो वहाँ वाला मार्कर है मोटा, हाँ वहाँ एकदम बिल्कुल ऐसे है। आइए एकदम बिल्कुल क्या हो गया? पतला हो गया। चलो कोई बात नहीं, लिख लिया सभी ने इतना। अब देखो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन काहे का होगा? दमनकर्ता का होगा। किसका होगा? दमनकर्ता। तो अब पूछेगा कि भैया दमनकर्ता बता दो कि दमनकर्ता कौन है। तो कौन दमनकर्ता है? हाँ, तो दमनकर्ता यदि आपसे पूछा जाता है तो सीधा बता सकते हैं ह्यूरोज है। आसान है क्यों, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं रहेगी। दमनकर्ता का मतलब हो गया कौन? ह्यूरोज। ठीक, तो दमन करने वाला कौन है? तो ह्यूरोज है। आसानी से बता सकते हो। याद कैसे रखोगे? हाँ, तो ये हमने बताया था। इसको याद करने का तरीका ये है कि रानी को क्या पसंद है? रोज। रोज का मतलब क्या होता है? गुलाब का फूल। और रानियाँ जो होती हैं उनको क्या पसंद होता है? गुलाब पसंद होता है। तो जैसे ही बात आए तो आप समझ लेना कि रानी को क्या पसंद है? रोज पसंद है। फिर आ जाइए विशेष। विशेष में क्वेश्चन बनेगा ये कि रानी जो थी एकमात्र क्रांतिकारी हैं जो वीर गति को क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी। तो इनकी समाधि कहाँ पर है? तो समाधि स्थल आपसे पूछा जाएगा तो समाधि स्थल बता देना कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो समाधि यदि आपसे पूछा जाता है तो आप बता देंगे कि जो समाधि है इनकी कहाँ पर है?
ग्वालियर में है, तो समाधि बराबर ग्वालियर। अरे अच्छा, ग्वालियर की यदि बात करा जाए तो ग्वालियर पर एक स्टेडियम है, कौन सा? क्रिकेट स्टेडियम, बताओ जरा। कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में। जहाँ पे कौन सा कप हुआ था? हाँ, यहाँ पे ईरानी कप हुआ था, जिसको किसने जीता था? शेष भारत ने किसको हरा के? मध्य प्रदेश को हरा के। तो ये ग्वालियर है। ग्वालियर में ही कौन पैदा हुआ था? कौन पैदा हुआ था? हाँ हाँ, तो ग्वालियर में पैदा हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ पर किसकी समाधि है? तानसेन की। मतलब तानसेन कहाँ पैदा हुए थे? ग्वालियर में पैदा हुए थे। समझ में आई बात? तो तानसेन की समाधि, रानी की समाधि, दोनों का समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। अटल बिहारी का और तानसेन का जन्म स्थान भी कौन है? ग्वालियर है। और कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। इतनी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पर एक जो है खेल केंद्र भी है ना। तो दो तरह से हम पूछते हैं, एक पूछते हैं दिव्यांग खेल केंद्र, एक पूछते हैं खेल केंद्र। तो भारत का पहला खेल केंद्र स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर है? ग्वालियर में। और भारत का पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है? अहमदाबाद में। जहाँ पर आज क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। मोदी जी जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है। नसूड़ आदमियों को भरोसा तो का हो का? हाँ भाई, मजाक थोड़ा कर रहे हैं ना। अभी नीचे हम कह के आए कि मोदी जी आए कब? जब एकदम मैच का फाइनल वाला हिसाब किताब बनने वाला हो तबे आए। नहीं पता चले कि स्टेडियम में एंट्री हुई है। किसने किया है? अब मोदी अभी गए नहीं तो कहाँ से वेलकम कर देंगे? मोदी अभी पहुँचेंगे जहाँ तक है लास्ट में। और लास्ट में पहुँचे तो ठीक, नहीं तो पता चले भारत को हरा के चले आए। ठीक होगा। 2 विकेट गिर गया शायद। तेरी की मोदी का नाम ही लेना बेकार है। तीसरा कौन गया? अरे वो तो बेकार है, वो खेलता वैसे में नहीं। 2 लोग तो खेलने वाले नहीं थे आज। एक तो सुमन गिल और एक ये 2 लोग ऐसे थे कि ये लोग हैं युवा, इनको खेलने का शौर है नहीं। अब ये अनुभव वाले काम करेंगे यहाँ पे। चलिए फिलहाल देखिए क्या होता है। तब तक हम पढ़ेंगे, तब तक भारत की पारी खत्म हो जाएगी। 7 बजे तक पढ़ेंगे ना हम लोग, तब तक भारत की पारी क्या हो चुकी होगी? खत्म। ठीक, आइए। तो समाधि ग्वालियर समझ में आया? ग्वालियर समझ में आया? ठीक, चलिए तो अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। समाधि की बात कर लेते हैं। अब आते हैं इनका विशेष वाले पोर्शन पर। अगला यदि पूछा जाता है तो ये तो हो गया का दमन का मामला और इनकी समाधि स्थल ग्वालियर हो गई। ठीक, इसके अलावा वीर गति को प्राप्त हुई, 2 पॉइंट आपने लिख लिया, इससे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो रानी वाला मामला यहाँ से क्या होता है? खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग सीधे कहाँ पहुँचेंगे? बिहार। चलिए, बिहार मतलब कहाँ क्रांति जाएगी? हाँ, तो आइए कहाँ पर? जगदीशपुर में। तो क्रांति लिख लीजिए जगदीशपुर। और जगदीशपुर में सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी स्थिति बता दीजिए। स्थिति बताओगे तो कहाँ बताओगे? बिहार में भी कहाँ है? हाँ, तो बिहार में भी पहले आप बताएंगे आरा जिले में है। तो आरा पड़ता है भोजपुर में। कहाँ पड़ता है? भोजपुर। तो भोजपुर आप बता देंगे। ठीक, आरा भोजपुर। और कहाँ पे? बिहार में। यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन आपका बनेगा वही बनेगा। सबसे पहला यदि बनने की संभावना रहेगी तो यहाँ पर ये बनेगा कि स्थिति इसकी जो है आरा भोजपुर बिहार में है। समय की एग्जैक्ट डेट तो है नहीं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं जुलाई 1857। नेतृत्व करता यहाँ पूछा जा सकता है। नेतृत्व कौन करेंगे? जमींदार कुंवर सिंह। तो याद रखिएगा ये सीधे सीधे वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर बहुत घुमावदार नहीं होता है। जमींदार कुंवर सिंह। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 1857 क्रांति क्वेश्चन आप लोग करोगे। एनसीईआरटी को मिला करके इन सबको मिलाकर पढ़ना पड़ेगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। अभी एनसीईआरटी भी मॉडर्न इंडिया वाला बच्चा है, तो एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। पहले इसको कवर करा दे तब। तो जमींदार कुंवर सिंह। अच्छा, उसके बाद से दमन कौन करेगा? दमन के लिए 2 लोग आएंगे। एक का नाम है आयर और दूसरे का नाम है टेलर। आयर टेलर 2 नाम है, ये अलग अलग हैं। आयर टेलर याद करने का तरीका, बिहार में आया कौन आया? हाँ, बिहार में आया टेलर या बिहार से आया टेलर। जो तुम्हें याद करना हो याद कर लेना, बात खत्म हो जाएगी। ठीक, तो बिहार में आया टेलर या बिहार से आया टेलर, दोनों शब्द यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आरा भोजपुर बिहार हो गया। समय हो गया जुलाई 1857। नेतृत्व में कौन हो गए? जमींदार कुंवर सिंह। दमन किसने किया? आयर और टेलर ने। विशेष पॉइंट क्या है भाई? चूंकि बिहार का मामला है तो इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहला विशेष तो ये है कि जमींदार कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद नेतृत्व किसने किया था? तो जमींदार कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद नेतृत्व दिखा दो, किसने किया?
हाँ तो इसमें दिखा दो। तो अमर सिंह इनके छोटे भाई थे, उन्होंने किया था, तो लिख लीजिएगा। तो जमींदार कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद नेतृत्व, ठीक। तो मृत्यु के बाद दिखा दो कौन करेगा। हाँ तो यहां पर आपको मिल जाएंगे अमर सिंह, ठीक। तो अमर सिंह मिल जाएंगे, उनको आप ध्यान रखेंगे, सीधा सीधा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। अब अगले पॉइंट की तरफ चलिएगा। तो आयर टेलर का मामला क्लियर हो गया, स्थिति हो गई, समय हो गया, नेतृत्व हो गया, दमन की बात हो गई, आयर टेलर भी हो गए। और अगला क्वेश्चन ये होता है कि इन्होंने अपने दाहिने हाथ को काट के क्या किया था, गंगा में प्रवाहित कर दिया था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि इन्होंने दाहिने हाथ को काट के गंगा में क्या किया, प्रवाहित कर दिया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। किसने अपने दाहिने हाथ को काट के गंगा में प्रवाहित किया था, तो किसने, जमींदार कुंवर सिंह ने। तो लिख लो, जमींदार कुंवर सिंह द्वारा अपने दाहिने हाथ को काट के गंगा में क्या कर दिया गया, प्रवाहित कर दिया गया। क्लियर। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर, क्रांति जगदीशपुर बिहार में। अब कहाँ पहुंचना है, अब आ जाइए फिर इलाहाबाद में। इलाहाबाद, इलाहाबाद और कहाँ पे, बनारस खंड में, दो जगह आएगा। तो इलाहाबाद तथा बनारस खंड, तो इलाहाबाद तथा बनारस खंड। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, वही नेतृत्व। तो नेतृत्व बहुत आसान है, नेतृत्व कौन करेगा, हाँ, तो उनका नाम है लियाकत अली। अब जो यूपी होता है तब इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व बनता है, लेकिन कभी कभार मैचिंग कराते हैं लोग। तो ये लियाकत अली को आप देखेंगे, ये नेतृत्व करेंगे। दमन कौन करेगा, तो दमन का काम किसका है, कर्नल नील का है। तो यहाँ पर बता देंगे कर्नल नील। अब जैसे इलाहाबाद है वैसे तुमसे कहाँ पूछेगा, फैजाबाद में। कहाँ पूछेगा, फैजाबाद आ जाओ। तो फैजाबाद और इलाहाबाद में थोड़ा सा कॉमन चीज़ें हैं। तो फैजाबाद में क्या करेंगे, नेतृत्व की बात होगी। नेतृत्व, नेतृत्व कौन करेगा फैजाबाद में, इनका जिक्र है एनसीईआरटी पर। अब वो हैं मौलवी अहमद उल्ला शाह। कौन है, अहमद उल्ला शाह हैं। तो अहमद उल्ला शाह आ जाएंगे, तो इनको आप याद कर सकते हैं, मौलवी अहमद उल्ला शाह। तो यहाँ पे नेतृत्व में मौलवी अहमद उल्ला शाह मिलेंगे, इनको आप याद करेंगे। और इनका एक नाम और भी है, क्या, बाग डंका शाह। तो इनका एक नाम मिलेगा बाग डंका शाह, यह आप ध्यान रखेंगे। तो इन्हें बाग डंका शाह भी आप कहेंगे, मौलवी अहमद उल्ला शाह भी कहेंगे। क्लियर। क्योंकि जब ये चला करते थे तो क्या बजता था, नगाड़ा बजता था। नगाड़ा का मतलब डंका हो गया। तो डंके के चोट पे चलने वाले शाह कौन थे, हाँ, तो ये बता देंगे बाग डंका शाह। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई सबको। तो ये है मौलवी अहमद उल्ला शाह या बाग डंका शाह। दमन कौन करेगा यहाँ का, तो दमन करता है यहाँ पर किन, कौन मिलेंगे, कर्नल नील मिलेंगे। कौन मिलेंगे, कर्नल नील। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। तो दमन करता है यहाँ पे कौन है, कर्नल नील है। सीधा सीधा इनको आप देख सकते हैं, बता सकते हैं, कर्नल नील ने यहाँ का क्या किया था, दमन किया था। क्लियर हो गया सबको। तो कर्नल नील बराबर यहाँ पर आपको मिलेंगे दमन करता। चलिएगा और अगले पोर्शन की तरफ चल सकते हैं हम लोग। तो मौलवी अहमद उल्ला शाह हो गए, बाग डंका शाह हो गए, दमनकर्ता में कर्नल नील हो गए। चलिए अब इसके बाद से याद करने का तरीका क्या है, इलाहाबाद में विवाद है, फैजाबाद में विवाद है, अब बाद में क्या लगाया जाता है। तो इस तरह से अपने दिमाग में भर लें जिनको ना पता हो, है ना, कि दमनकर्ता कौन है। भाई इलाहाबाद में विवाद है, फैजाबाद में विवाद है, कपड़े में नील कब लगाया जाता है, बाद में लगाते हो, लगाए हो कि नहीं तुम लोग, नील लगाए हो कपड़े में, तुम लोग जमाने में चला गया था, शुरुआत में चला करता, जब हम छोटे थे तब आता था, एक प्रचार आता था, कौन सा, आता था, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, बात समझ गए नहीं। तो उसमें लगाया जाता था, जितना हम लोग स्कूल में कपड़े उपड़े होते थे उसमें नील लगाया जाता था, क्योंकि वाइट कपड़ों पे नील इसलिए लगाया जाता था ताकि गंदा ना हो, चमके ना ही, गंदे होने से बचे। नहीं तो इससे क्या होता है, जब भाई नील ऑलरेडी रंग चढ़ा हुआ है, एक बाहरी रंग जो उस पर चढ़ेगा नहीं, पता है एकदम बिल्कुल सफ़ेद है, तो बाहर के जो है रंग उस पर चढ़ जाया करते थे, इसलिए लगाया जाता था। तो जहाँ बाद होगा वहीं पे नील हो जाएंगे। इलाहाबाद के ल से लियाकत को निकाल लो, बात समझ गए नहीं। फैजाबाद में मुस्लिम शब्द से मौलवी को निकाल लो। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर क्लियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, बरेली वाला। कहाँ देख सकते हैं, बरेली। और बरेली में केवल नेतृत्व करता देखना है। तो अगला तुम्हें क्या लिखना है, बरेली में क्रांति का नेतृत्व। तो बरेली में क्रांति का क्या भाई, नेतृत्व। तो लिखो बरेली में क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा। तो बरेली में क्रांति का नेतृत्व करेंगे कौन, खान बहादुर
खान, लिख लो। तो बरेली में लिखोगे क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान। बरेली में क्रांति का नेतृत्व डैश करके दिखा देना, खान बहादुर खान। याद करना आसान है, कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? बा से बरेली, बा से बहादुर। तो बरेली में कौन है? बहादुर है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे ही बरेली पूछा जाता है समझ लेना कौन आ गए, तो बहादुर आएगा। तो बा से बरेली, बा से बहादुर, आसानी से आप याद कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गया? चलो, तो ब से बहादुर, ब से बरेली। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा? नेतृत्व वाला मामला खत्म। और यहाँ पर दमनकर्ता की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जहाँ तक प्रश्न का सवाल है, ऊपर के ज़्यादा जगदीशपुर तक ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे दिल्ली, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, है ना, कानपुर और झांसी, जगदीशपुर, यहाँ तक पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब इस क्रांति के प्रभाव को एनसीईआरटी की कक्षा 12 किताब में डिटेल से दिया गया है कि इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था, है ना, भारतीय मतलब उस पर परिदृश्य पे। तो क्रांति का प्रभाव तुम्हें जानना पड़ेगा। तो अगले हेडिंग क्या डालोगे? क्रांति का प्रभाव। अच्छा, ये याद रहेगा कि नहीं? किसने दमन किया, किसने नेतृत्व किया, ये याद रहेगा? हैं? तो जरा बताओ, मेरठ में क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी मेरठ में क्रांति? डेट बताओ नालायकों, देख के बताओगे। शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है? हैं? मतलब शर्म नाम की कोई चीज है? नालायकों, भाई सीधा सीधा हमने अभी बताया, उस हिसाब से आपको बताना चाहिए। क्रांति जो हुई थी 10 मई को हुई थी, कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। किसने नेतृत्व किया था? कितने सैनिकों ने? 85 सैनिकों द्वारा। फिर क्रांति कहाँ पहुंची थी? दिल्ली में। दिल्ली में कब पहुंची थी? अगले दिन 11 मई को। 11 मई को पहुंची। नेतृत्व किसने किया था? बेगम जीनत महल और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। दमन हडसन ने। लखनऊ में क्रांति कब पहुंची? 4 जून 1857। नेतृत्व बेगम हजरत महल। दमन कर्नल कैंपबेल। कानपुर क्रांति का नेतृत्व कब पहुंची? पहले 5 जून को। क्रांति का नेतृत्व नाना साहब, और साथ में सहयोगी में तात्या टोपे का जिक्र कर सकते हैं। ठीक, उनके बारे में डिटेल से बताया। दमन किसने किया? कैंपबेल ने। याद करने का तरीका, अवध और कानपुर में कैंप लगाए कैंपबेल ने। तो अभी आपने झांसी पढ़ाई कि झांसी में नेतृत्व कौन करेंगी? रानी लक्ष्मीबाई। दमन कौन करेगा? यूरोज। बिहार में जाएंगे जगदीशपुर, आएंगे जमींदार। जमींदार कौन? कुंवर सिंह। नेतृत्व दमन कौन करेगा? आयर और टेलर। बस इतना कम से कम याद होना चाहिए। समझ में आई बात? तो दमन करता, नेतृत्व करता, ये आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि कई बार इन्हीं से क्वेश्चन आता है। कभी कभार ये पूछ देते हैं क्रांति कब कहाँ पर पहुंची थी। ये क्वेश्चन और आता है कि सबसे पहले क्रांति का दमन कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले क्रांति का दमन कहाँ बताया था तुम लोगों को? दिल्ली में हमने बताया था। फिर क्रांति का दमन होगा झांसी में, और फिर उसके बाद कहाँ होगा? और उसके बाद अवध में। तो क्रांति थोड़ी सी उल्टी हुई है कि वैसे तो क्रम चलता ही है कि क्रांति दिल्ली से अवध गई है, फिर मान लो कि कानपुर होते हुए झांसी गई है, लेकिन दमन में उल्टा हो गया। पहले झांसी का दमन होगा, फिर किसका होगा? अवध का। मतलब जो है अवध का। कुल मिला के क्रांति कब समाप्त हो गई थी? तो पूर्ण रूप से क्रांति 1859 तक आते आते खत्म हो गई थी। मान लो तुमसे पूछ दिया जाए क्रांति पूर्ण रूप से समाप्त कब हुई, तो बता देना क्रांति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी कब? 1859 में। क्लियर हो गया? तो ये 2-3 पॉइंट आपके दिमाग में भी होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन बना दे कि सबसे पहले क्रांति का दमन कहाँ हुआ, तो क्रांति का दमन दिल्ली में हो गया था। कहाँ हो गया था भाई? पहले दिल्ली में, फिर झांसी में, फिर कहाँ पे? अवध में। अब फिर यदि मान लो पूछा जाए कि पूरे भारत से क्रांति खत्म कब हो गई थी, तो 1859 में, क्योंकि अंतिम रूप से जो फांसी दी गई थी तात्या टोपे को 1859 में ही दी गई थी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं क्रांति खत्म हो गई थी 1859 तक। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे काम का जाता है एनसीईआरटी बेस पर ही, प्रभाव, कि क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा था। तो अब तुमसे पूछा जाएगा क्रांति का प्रभाव बताओ, क्या पड़ा था क्रांति का प्रभाव भाई? तो पहली बात तो समझो कि जिन जिन कारणों से क्रांति हुई थी उन सभी कारणों को क्या किया गया? खत्म किया गया। तो सबसे पहले क्रांति किसके कारण हुई थी? हाँ, किसके कारण हुई थी क्रांति? कंपनी के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? कंपनी के कारण। तो सबसे पहले किसको खत्म किया जाएगा? कंपनी को। तुम्हें पता होना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम 1858 से क्या कर दिया गया? कंपनी को समाप्त घोषित कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर सीधी सी बात है कि पहले कंपनी खत्म होगी। तो पहला लिख लो, कंपनी के अधिकार को समाप्त करके किसे दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन या सत्ता को दे दिया गया। पहला पॉइंट लिखा होगा बुकलेट में, जो लोग लिख रहे हैं वो लिखें, कंपनी की सत्ता को समाप्त करके क्राउन को दे दिया गया। क्राउन अर्थात ताज को दे दिया गया।
तो कंपनी के अधिकार को समाप्त करके किसको दे दिया गया, क्राउन या सत्ता को। समझ में आई बात, पहला प्रभाव दिखाई देगा आपको, ठीक, सब जगह मिलेगा, इसमें भी मिल जाएगा, लिखा होगा कहीं ना कहीं, सामान्य पेपर में इसमें भी लिखा होगा, एनसीईआरटी पर भी लिखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रांति जब हुई तो किसके कारण हुई थी, कंपनी। तो पहले अपने दिमाग में भर लो कि कंपनी कब समाप्त की गई, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में, 59 में नहीं, 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था, और इसे क्या कर दिया गया, खत्म। दूसरा पॉइंट, क्रांति का दूसरा कारण था साम्राज्य विस्तार की नीति, यानी राज्य हड़प की नीति। तो अगला क्या किया गया, साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग, ये भी ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन ये भी होता है कि साम्राज्य विस्तार की नीति का क्या कर दिया गया, त्याग कर दिया गया, अर्थात देशी रियासतों के अधिकार क्या कर दिए गए, सुरक्षित कर दिए गए। तो अगला पॉइंट बताओगे, साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग, अर्थात देशी रियासतों के अधिकार सुरक्षित। यहां तक पहुंचे, ठीक। अगला देखो, असल में क्रांति का एक कारण ये भी माना जाता है कि भारतीय सैनिक ज़्यादा थे और ब्रिटिश सैनिक कम थे। तो इन्होंने क्या किया, अब भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, ये भी प्रभाव में आता है। तो आप ये भी दिखा सकते हैं। तो इसमें आप ये दिखाओगे कि भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और जो है ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। और सेना में जैसे गोरखा हैं, पंजाबी हैं, है ना, यानी गोरखा और पंजाबियों को, नेपालियों को, इनको जो है क्या किया गया, वही नेपाली मतलब गोरखा होते हैं, तो गोरखा हैं, पंजाबी हैं, अफगानी यानी पठान हैं, इनको सेना में ज़्यादा भर्ती किया गया। यूपी वाले और बिहार वालों को सेना से बाहर कर दिया गया। क्यों, क्योंकि विरोध करने में कौन थे, यूपी बिहार वाले थे, इसलिए यहाँ के लोगों को सेना से क्या कर दिया गया, बहिष्कृत। और अब सेना में जब भर्ती होती थी तो ये लोग प्रीफर करते थे किसको, गोरखा, गोरखा मतलब नेपालियों को, सिख अर्थात पंजाबियों को, और तीसरे में लोग करते थे पठानों को मतलब अफगानों को। तो इनको इन्होंने सम्मिलित किया था, ये भी एक प्रभाव में दिखाई देता है, ठीक। तो एक तो आपने बता दिया कि जो है कंपनी खत्म हो गई, दूसरा आपने बता दिया साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग कर दिया गया, अगला बता दिया आपने कि जो है भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या क्या की गई, बढ़ाई गई, ये आपने क्लियर किया। अगले प्रश्न की तरफ और बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है विक्टोरिया घोषणा पत्र आया था। अब भारत की जनता किस जनता के बराबर हो गई, किसके, कौन सी जनता के बराबर हो गई, ब्रिटेन की जनता के बराबर। आगे कहीं लिखा होगा, ना लिखा हो तो लिख लेना। तो इसमें लिख लो, भारतीय जनता को ब्रिटिश जनता के बराबर अधिकार प्रदान किए गए, भारतीय जनता को ब्रिटिश जनता के बराबर अधिकार प्राप्त किए गए, मतलब प्रदान किए गए। ये तो कहानी कथा चल रही, आज जैसे छठ है, आज व्रत वाला है। आज शाम को डूबते हुए सूर्य और कल सुबह, कल जो है सुबह जो है उगते हुए सूर्य को क्या किया जाएगा, पूजा किया जाएगा। चलती 2 दिन की है, बड़ी वाली, एक छोटी एक बड़ी। तो आज व्रत वाला आज होगा, और शाम को जाएंगे ये लोग अभी घाट पर, और फिर सुबह जो है सूर्यदेव को, उगते हुए सूर्य को नमस्कार करेंगे, बात खत्म हो जाए। हाँ, कल सुबह। हाँ हाँ, तेरे लोग क्या कह रही, हाँ, तो तुम्हारी छठ हो जाती फिर, हाँ। आज तुम लोगों को छठी की दूध याद आने लगते फिर, हैं, और हम यदि उधर रह जाते तो। चलो, तो बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो साम्राज्य विस्तार की बात आ गई, समझ में आ गई सबको। अगला हम क्या बता रहे थे, अगला लास्ट वाला कौन सा बोला था, हाँ, भारतीय जनता को ब्रिटिश जनता के बराबर क्या कर दिएगा, अधिकार। एक खास बात और, एनसीईआरटी पे केवल लिखा हुआ था कि जो है जो मुस्लिम नवाब थे, नवाबों के अधिकार क्या किए गए, नवाबों की संपत्ति जब्त की गई। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एनसीईआरटी पर है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नवाबों की, या मुस्लिम शब्द भी यूज कर सकते हैं, नवाबों तथा मुस्लिमों की संपत्तियां क्या की गई, जब्त की गई। कारण ये था कि माना यह गया था कि कहीं ना कहीं जो क्रांति हुई थी उसमें नवाबों का पैसा लगा हुआ था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, नवाबों की संपत्ति को हाँ जब्त कर लिया, कि ताकि ना संपत्ति इनके पास रहेगा ना ये लोग विरोध करेंगे, ठीक। तो मेन प्रभावों में यदि देखोगे तो यही सब पूछा जाता है। कंपनी का अधिकार खत्म, ताज का जो है ताज या क्राउन का अधिकार प्रारंभ, सत्ता प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद साम्राज्य विस्तार की नीति खत्म, देशी रियासतों के अधिकार सुरक्षित, भारतीय सैनिकों की संख्या कम, विदेशी सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। उसके बाद से आप वही बता सकते हैं कि जो भी नवाब थे, मुस्लिम लोग थे, उनकी संपत्ति क्या कर ली गई, जब्त कर ली गई। भारतीय जनता को ब्रिटिश जनता के बराबर अधिकार दे दिया गया। यह है क्रांति का प्रभाव।
इतना ही आपको प्रभाव में देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, तो 1857 क्रांति क्या होती है, ख़त्म होती है। इसमें आप लोगों को इतना ही ध्यान देना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, चलिए, तो इसमें यदि हम लोग देखें तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ोगे। अगला कौन सा है भाई? तो अगला अब आप लोगों को देखना IN और क्या भाई, C, INC देखना है। तो अगला पॉइंट आपको देखना है कौन सा, INC। चलिए INC देखिए। INC का फुल फॉर्म तो जानते हो ना तुम लोग, क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है। इसका एक नाम और भी हुआ करता है INU, पूर्व नाम है, नीचे अभी लिखाएंगे। तो कुल मिला के जिसके पास बुकलेट है, बुकलेट ओपन करें और सीधे देखें क्या, अब INC का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको किस में बोलते हैं, हिंदी में। सबसे पहले पूछेगा कि भैया ये कब बनी थी, तो कब बनी थी, 1885 में। पूछा जाएगा किसने बनाया भैया संस्थापक, आसान क्वेश्चन होता है तो यही आता है, किसने बनाया, तो इसका नाम है A.O. ह्यूम। अच्छा, A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है, एलन है ये, और ये कौन है, ऑक्टेवियम है। एलन और ऑक्टेवियम ह्यूम है, ध्यान रखिएगा, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। फिर बात होगी कि संस्थापक हो गए। इस समय वायसराय कौन था भाई, तो वायसराय की यदि बात करोगे तो वायसराय यहाँ पर कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे, लॉर्ड डफरिन इस समय वायसराय हुआ करते थे। ये 1884 से लेकर 1888 तक भारत के क्या रहे, वायसराय बने रहे। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, हाँ देखो जल्दी जल्दी। तो तुम ढूंढ रही होगी किसमें, NCERT वाले में, वहां पर नहीं मिलेगा ये। ठीक, ये NCERT वाले में इस पैटर्न पे नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत वहाँ मिलेगा लेकिन इस पैटर्न पे नहीं मिलेगा। ये वाला पैटर्न तुम्हें कहाँ मिलेगा, हिस्ट्री वाली बुकलेट में मिलेगा। इसलिए तो हमने कहा दोनों लेना पड़ेगा। ये मत समझना केवल जो SST वाले हों चाहे दोनों वाले। SST वालों को 30 से 35 क्वेश्चन मिलेगा किससे, NCERT बेस का। शेष जितने क्वेश्चन आएंगे सब बुकलेट के होंगे, तो आपको बुकलेट पे फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ पढ़ के चाहोगे कर लोगे वहाँ पे। और जो सेंट्रल टेट वाले लोग होंगे उनको भी, जो जूनियर वाले SST वाले, कौन कौन है इसमें, सेंट्रल टेट SST एक ही बैठी है, तो 2 लोग, तो ये लोग भी इसको ध्यान रखेंगे, दोनों कॉम्बिनेशन मिलेगा उसमें, सेंट्रल टेट वाला और कौन सा, जो मतलब BPSC वाला। कोई भी पेपर देने जाओगे दोनों पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। ठीक, चलो लिखो। तो वायसराय कौन थे इसमें, डफरिन थे, यहाँ तक लिखना है। तो समय 1885, संस्थापक A.O. ह्यूम, वायसराय कौन, डफरिन। डफरिन के मस्तिष्क की उपज कही जाती है कौन, कांग्रेस। कहा जाता है कि कांग्रेस क्या है, तो डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। ये सीधा सीधा भी क्वेश्चन आता है कि डफरिन के मस्तिष्क की उपज कौन, तो बताया जाता है कौन भाई, हाँ, तो बताया जाता है INC अर्थात तो कांग्रेस। क्लियर हो गया? तो आप याद रखिएगा ये सीधे सीधे वाला पोर्शन। अब अगले पोर्शन की तरफ बढ़ो जरा। अब तुमसे पूछा जाएगा कि इसका जो पूर्व नाम क्या है, तो पूर्व नाम क्या बताओगे, INU बताओगे। क्या बताओगे, INU का मतलब इंडियन नेशनल यूनियन। INU का नाम बदल के INC किसने किया भाई, तो ये करेंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो यदि आपसे पूछा जाता तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि INU का नाम बदल के INC किसने रखा था, तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। फटाफट लिख लीजिए यहाँ तक। फिर उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि इसका जो प्रथम अधिवेशन था कहाँ होना था, कहाँ होना था, तो बताओगे प्रथम अधिवेशन स्थल, और ये बताओगे बनाया गया था किसको, पुणे में। लेकिन पुणे में फैल गया हैजा, जिसके कारण इसको कहाँ ले जाया गया, हाँ मुंबई। तो यदि तुमसे पूछा जाए कि पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में, लेकिन कहाँ होना था, पुणे में, तो जो है रोग फैल जाने के कारण इसे क्या कर दिया गया, इसे पहुंचा दिया गया पुणे से मुंबई। और इस तरह से कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हो गया था, मुंबई में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन होता है कि अंग्रेजों ने इसको बनाया क्यों, INC क्यों बनाई, तो सीधा सा लॉजिक है कि इसका निर्माण किया गया था कि जो भी विद्रोह हो रहे हैं उनके कारणों का पता लगाया जाए और उनका क्या किया जा सके, दमन। तो लिख सकते हो विद्रोहों के कारणों का पता लगाना तथा उनका क्या करना, दमन करना।
विद्रोहों के कारणों का पता लगाना और दमन करना, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो विद्रोहों के कारणों का पता लगाना और दमन करना। प्राइमरी वाले भरे हो कि नहीं तुम लोग भरे हो? कौन कौन प्राइमरी वाला है? इतने वाले प्राइमरी वाले हो? लड़कियों को लड़कों को बराबर फाइट करना है, ध्यान रखना तुम लोग। और प्राइमरी वाले एसएसटी वालों के साथ बैठ के पूरा मैटर कवर करेंगे। जब तक एसएसटी पढ़ेंगे तब तक प्राइमरी वाले भी पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा क्या है, जीएस का मामला है, 80-90 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन तुम्हारा मैथ और रीजनिंग वाला, और 30 क्वेश्चन कौन सा, हिंदी और इंग्लिश वाला। तो ये वाला पोर्शन है तुम लोगों का, जो प्राइमरी वाले लोग हैं। हाँ, तो 150 का तो होगा, 120 तो है ही। तो बता तो दिया 30 नंबर, तो 150 तो जाना ही जाना है नंबर, लेकिन जुड़ेगा 120 का ही, 30 का नहीं जुड़ेगा नंबर। जब जो मार्किंग बनेगी वो 120 पे बनेगी, मेरिट 120 पे बनेगी, 150 पे नहीं बनेगी। उसमें केवल है पासिंग मार्क, बस ये ध्यान रखना है। तो उधर फोकस नहीं करना, फोकस तुम लोग को इधर ही रखना है, हिंदी जो है जीएस वाले पोर्शन पे, और मैथ और जो है रीजनिंग पे। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, प्राइमरी वाले, जो भी प्राइमरी वाले बेचारे हैं, बेचारे इसलिए कि सीटें कम है उनके पास। तुम लोग कहाँ बेचारे हो नालायक हो? हाँ, कहा तुम लोगों की सीटें ज़्यादा हैं, जूनियर वालों के पास सीटें हैं। प्राइमरी का भी भर दिया, एक पर फोकस करो। यही तो तुम लोग गलती करते हो, ना इधर के रह पाओगी ना उधर के रह पाओगी। फोकस एक जगह करो, वहाँ पर अभी प्राइमरी पर वही बढ़े जिनके पास ऑप्शन नहीं है। जिनके पास जूनियर का ऑप्शन है वो जूनियर पे फोकस करें, और जिनके पास प्राइमरी अब जूनियर वाला ऑप्शन जिनके पास नहीं है वो प्राइमरी पे फोकस करें। भाई उनके पास मान लो कोई ऑप्शन है नहीं, तो बेचारे कुछ तो करें। तो ये ध्यान रखो पहली बात, क्योंकि दोनों जगह पर ध्यान भटकेगा तुम्हारा, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो एक जगह पर ध्यान रखो, जूनियर पे। प्राइमरी में सीटें कम हैं, फाइटिंग ज़्यादा होगी उसमें, लड़कियों के लिए कठिन पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि लड़कों के बराबर मेरिट बननी है वहाँ पे, अलग से तुम्हारी मेरिट नहीं बननी है। तो लड़कियों को फाइट करना पड़ेगा लड़कों के बराबर। ये यहीं से तुम्हारा हिसाब किताब गड़बड़ आ गया। पहले बार ऐसा तो होना था, पहले बार लड़कियाँ अलग और लड़के अलग, 50% लड़कियों की सीटें थी, ऐसा नहीं है। ये सीटें तुम्हें, हाँ जूनियर में है, प्राइमरी में नहीं। फिर अगस्त वाले में आएगा तो उसमें फिर तुम लोगों को मिल जाएगा फ़ायदा, प्राइमरी वालों को 50% लड़का और लड़की वाला बनेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसमें डालो तो एकदम मतलब पहले से समझ लो कि तुम्हें लड़कों के बराबर क्या करना है, फाइट करना है। तो एक तरह रिस्क लेके आप डाल सकते हैं। समझ में आई बात? दूसरा कारण ये है कि भाई इसमें अपेयरिंग को सम्मिलित नहीं किया तो भीड़ कम है, अपेयरिंग सम्मिलित होती तो भीड़ बढ़ जाती। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो जो रेशियो जाना चाहिए फार्म का उतना है नहीं। सर कोई 1 लाख कुछ गया है? हाँ, कहाँ 7 लाख गया है? कहीं नहीं, 1 लाख या 1.25 लाख फार्म में पड़ा है पूरा ओवर। कहाँ से पड़ जाएगा जूनियर में? ये हमें तुम बता दो, कहाँ से भर के ले आओगे? जूनियर कोई पास भी है? कहाँ पास है भैया? जूनियर कहाँ पास है? आओगा कहाँ है? कहाँ देख लिए? दैट ना लाइक 12th से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें जूनियर देखना है कि तुम्हें 12th देखना है? और 1 या 1.25 लाख ही फार्म में, ज़्यादा है नहीं। उसका कारण दूसरा भाई, पहली बात तो ये समझो, सुनो पहली बात ये है कि पहली बात यहीं देख लो कितने लोग बीएड हैं और कितने बीएड के बाद सेंट्रल टेट पास हैं। बाहर वालों की बात कर लो। अभी बिहार में तो बीएड नहीं है, सेंट्रल टेट पास तो बहुत दूर की बात है। वहाँ के लोग काहे संघर्ष कर रहे थे कि अपेयरिंग वालों को सम्मिलित किया जाए? इसीलिए कर रहे थे क्योंकि पास तो थे नहीं। अब पास नहीं थे तो अपेयरिंग वाला आता तो वो लोग भी क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। हाँ, तो इस चीज़ों को समझो। तो सीटें यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, सीट मतलब ये है कि फाइटिंग कम है, भीड़ यहाँ कम होगी। अब इसमें थोड़ा सा जो मेहनत कर ले जाएगा अपने आप को, वो यहाँ पे सक्सेस कर ले जाएगा। इसमें भी उसी तरह के हिसाब किताब बनने की संभावना है जैसे प्राइमरी में बना। जो मेंटेन कर ले जाएगा एक एवरेज कि चलो 120 क्वेश्चन है तो हमें इतना कर देना है, 70-80 का एवरेज मेंटेन कर ले गया तो समझो उसका काम हो गया इसमें। बस माइक नहीं। अब अगली जो वैकेंसी आएंगी उसमें क्या होगा, फाइट ज़्यादा होगी, भीड़ भी ज़्यादा होगी। लेकिन इधर अभी भीड़ कम है, फाइट कम मिलेगा। तो इसलिए जो इसमें संयमित तरीके से पढ़ लेगा उसको फ़ायदा मिल जाएगा। संयमित समझ रहे हो ना? जितना मैटर है उसी को क्या करो, कवर करो और उसको अपनाने की कोशिश करो, तभी फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि कम समय में जैसे तुम बड़बड़ा रहे हो, तुम हमारे सामने हो तो बड़बड़ा रहे हो, कुछ हमारे सामने नहीं है उनका क्या, ये भी तो समझो कि हम तुम्हारे सामने हम पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं, हमारा अनुभव भी है, सब कुछ है, तो तुम्हारी ये हालात हैं। और जिनके पास हमारे जैसे बंदा खड़ा नहीं है उनका क्या? कभी सोचो, उनको बारे में सोचो हैं।
और ये तो तुम अब इस बार तो कोई यही कह ही नहीं सकता कि ऑनलाइन पढ़ के आगे निकल जाएंगे। नहीं पिछली बार कुछ बच्चे जैसे हम कहें तो बच्चे कुछ कहेंगे सर जी वो ऑनलाइन फला जगह से पढ़ रहा, फला जगह से पढ़ रहा, ऑनलाइन वाले बहुत पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि पढ़ने दो, पेपर आने दो, फिर पता चलेगा ऑनलाइन से कितना आई रहा है। तो समझ में आ रही बात कि नहीं आई? तो ऑनलाइन के कोई सहारा नहीं, ऑफलाइन पे सबको मिल नहीं रहा सब कुछ। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, बस जितना मिल रहा उतने को ही क्या करो, फाइट कर लो और उतने को अपना तरीका तैयार कर लो, आंसर मिल जाएगा और हो भी जाएगा तुम्हारा। 70 80 120 क्वेश्चन में कितने का टारगेट लेके जाना है? 70 प्लस ही रहना है, माइनस ना होना। 70 प्लस, और 70 प्लस होने के लिए 40 में से 30 से 35 नंबर चाहिए। कुछ समझ में आई बात? सब्जेक्ट पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा साइंस और आर्ट वाले नहीं कर सकते, मतलब साइंस वाले नहीं कर सकते, आर्ट वालों तो करा देंगे। साइंस वाले इसलिए नहीं कर सकते, पता नहीं कहा धर दे उसमें, आँख का माउक मतलब पता नहीं कहा धर दे, क्वेश्चन है धरे दे, क्या कर लोगे उसमें? साइंस वालों को कोई भरोसा? बढ़िया क्वेश्चन मान उन्होंने कहा क्या कि हम आपको न्यूनतम योग्यता के अनुसार पूछेंगे। न्यूनतम योग्यता तुम्हारी ग्रेजुएशन की है, ठीक, हम तुम्हें पढ़वा क्या रहे हैं 6 to 8 9 10 तक तो हम पढ़वा दे रहेंगे। अगला कहीं उसने धर दिया इंटर और 2-4 क्वेश्चन उधर से उठा के, तो फिर क्या करोगे? तो कुछ बच्चा तुम्हारे पास नहीं बच्चा, जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा तुरंत, ठीक। तो इसलिए सब मेन टारगेट क्या है? 80 नंबर उधर है, उस 80 में तुम इतना रखो, कोशिश करो कि अच्छा जितना कम पढ़ाया जाएगा 40-50 नंबर तुम्हें उधर से लेना है। कितना? 40-50 नंबर, यानी इसके बीच में बने रहो। 40-45 हो गया, चलो 80 नंबर है, 50% भी आ गया तो 40-45 आ गया। अब 35 तुम कहीं इधर कवर कर लो, या 30 कवर कर लिया तुमने, तो 40 और 30 कितना होता है? 70 होता है कि नहीं होता है? चलो भाई नहीं 30 क्रॉस करोगे, 40 नंबर का है तो आप 30 पे आकर टिकते हैं। बस यही रेशियो तुम्हें बनाना है। अब जो भड़बड़ाएगा वो कहेगा मेरी तैयारी नहीं हो पा रही, हम 80 नंबर नहीं कर पाए, तुम्हें कौन कर रहा है? ऐसी करो, तुम करो 40 नंबर। तुम्हें सब्जेक्ट में 40 का टारगेट ले जाना है, और इतना तुम केवल कुछ ना करो, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी अपने आप भी पढ़ लो, यहाँ जो पढ़ा रहा हो वो पढ़ लो, 40 नंबर तुम्हारा फिक्स है। क्लियर हो गया? और उधर से हमारे वाले एरिया से तुम्हें हम 30 तक पहुंचा देंगे 40 में, बस इतना ही तुम्हें करना, बस काम खत्म, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। अब एसएसटी वालों को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, एसएसटी वालों की सीटें कम हैं और पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि 40 नंबर में तुम फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 40 के 40 भी कर सकते हैं। कौन वाले? एसएसटी वाले। 30 के 30 तो कर सकते हैं, मैथ मान लो छोड़ दो तो। अब बचे कौन? 80 क्वेश्चन इनके पास जो बचा, 80 क्वेश्चन में यहाँ गेम होगा। 80 क्वेश्चन में जितना डीप वाला पोर्शन पढ़ के जाओगे वो फायदा मिलेगा। तुमको कोशिश करना पड़ेगा एसएसटी वालों को 80 में 50 से 55 रेशियो, और उधर से लगभग 30 से 35, तब जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। एसएसटी वाले 80 प्लस और 90 के बीच में रहे, साइंस वाले 70 प्लस और 80 के बीच में, ये रेशियो बनेगा। समझ में आई बात? तब जाके मामला उधर बन पाएगा। तो ये आप लोगों को रेशियो भी पहले से बना के चलना है। अब भड़बड़ाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और 100% समेटने की कोशिश करोगे तो भी समेट नहीं पाओगे। तो पहले तो तुम क्या करो, 50% पर ही गेम करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। नहीं तो अभी 3 विकेट गिरा है 100% के चक्कर में। हाँ, ज़्यादा दादागिरी के चक्कर में आ ही गए कि बस हम बस खेलेंगे, खेलने के चक्कर में चले गए। कितने लोग? 3 लोग। ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है। और परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है, तैयारी से तो बहुत अच्छे लग रहे थे। कितने रन बन गए बताओ भाई? कितने विकेट पे? 3 गिरा है, ज़्यादा तो नहीं गिरा। तीसरा कौन खेल रहा है? अगला विराट और केएल राहुल। चलो बस यही एक अंतिम जोड़ी है, ध्यान रखना। ओके, यही है, इसके बाद कोई है? इसके बाद वो सूर्य कुमार आते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता है। वो पता चला पहले ही बार में छक्का मार दें, मतलब पहली बार में छक्का मारते वही से बस कैसे में, तो उनकी बड़ी समस्या है। बचे एक केवल बनता बचा रविंद्र, क्या नाम उसका, जडेजा, बस उन्हीं पे थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हो। तो ये अंतिम जोड़ी भारत की चल रही है, ये जितना खेल जाए उतना बढ़िया है। चलिए फिलहाल अभी हम नीचे कहा है कि मोदी आ रहे हैं। हम कल से टेंशन में मोदी, जब से हमने सुना कि आ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, जब से मैं पता चला कि मोदी स्टेडियम में जा रहे हैं तब से हमें टेंशन है। ये बंदा जहाँ जाता है नसूड़ी तो लगा ही देता है। अब देखो, हम तो नहीं चाहते कि मोदी जी वहाँ पहुँचे भी, हम तो कहें जाम में फंस जाएं। वही जाम लग जाए चारों तरफ से, बिल्कुल जाम में फंसे, जाए नहीं पे बिल्कुल। आपको वहाँ भी जाम लगेगा। ठीक, आओ इधर आओ। तो कहाँ थे हम लोग? आईएनसी की बात कर रहे थे। आईएनसी में कौन सा पॉइंट बताया? हाँ, तो आईएनसी का पुराना नाम तो हो गया, निर्माण का कारण बता रहे थे। निर्माण का कारण क्या? सीधा सीधा बताओगे कि आईएनसी बनाई गई थी कि होने वाले विद्रोहों का कारणों का पता लगाना तथा उनका दमन करना। तो होने वाले विद्रोहों के कारणों का पता लगाना तथा उनका क्या करना?
दमन करना, ये तुम लोग को याद रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इतनी बात पहले क्लियर होगी नहीं हुई सबको? समझ में आ गई बात? ठीक। इसीलिए एक क्वेश्चन और भी आता कि अंग्रेजों का सुरक्षा कवच सेफ्टी बॉल किसे कहते हैं? तो आईएनसी को कहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा अंग्रेजों का सुरक्षा कवच या सेफ्टी बॉल। तो अंग्रेजों का सुरक्षा कवच या सेफ्टी बॉल किसे कहते हैं? आईएनसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? आईएनसी को। ठीक। तो ये हो गया आपका बेसिक पॉइंट। मान लो जनरल क्वेश्चन आया, इतना ही आएगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है भाई? तो अगले क्वेश्चन जब जाते हैं तो वो आ जाते हैं प्रारंभिक प्रमुख अधिवेशन। तो हेडिंग डालिए सब लोग, कांग्रेस के प्रारंभिक प्रमुख अधिवेशन, हेडिंग डालिए। और इसमें कॉलम बना लीजिए, और कॉलम में केवल 4 कॉलम बनेगा, 4 पॉइंट पढ़ना है। प्रारंभिक प्रमुख अधिवेशन लिखो। प्रारंभिक प्रमुख अधिवेशनों में पहला क्या आएगा? क्रम का, दूसरा क्या आएगा? समय का, तीसरा क्या आएगा? स्थान का, चौथा क्या आएगा? अध्यक्ष का। बस इतना ही कॉलम बनाइए, 3, फटाफट इसको कवर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्रम तो आसान है, गिनती तो आती ही होगी तुम लोगों को। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। समय आसान है क्योंकि 1885 है, 1886 है, 1887 है और 1888 है। क्लियर हो गया? 4 तक है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब रही बात इसके जो है स्थान की, इसका फार्मूला सीधा है, बक और फिर मई। बकमई, बक तक नहीं जाना है, केवल आपको बकमई तक याद आना है। बकमई, बक आगे नहीं बढ़ाना है, 4 याद करो, 1 2 3 4, बकमई। और जो अध्यक्ष होंगे बनाओते जा, ब फिर 9 और फिर तय और फिर जा। हो गया काम खत्म। जैसे आपसे पूछा जाता है कि भैया अध्यक्ष की बात करें, स्थान की बात करें, तो याद करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बकमई, है ना? बकमई, बक बोलना, बोल पाओ तो बोल दे, ना बोल पाओ तो बकमई बनाओते जा। तो बकमई अब बनाओते जा। ठीक। ब से क्या है? हाँ, तो ब से बन गया बम्बई। का से कलकत्ता, माँ से मद्रास, ई से इलाहाबाद मिल जाएगा तुमको, है ना? और ब से ये वाला ब, अध्यक्ष वाला, ये बनर्जी हैं। बनर्जी कौन? व्योमेश चंद्र नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तैयब जी, मतलब कौन तैयब जी? बदरुद्दीन तैयब जी। जावरावर, जॉर्ज यूले, तो इनको आप याद कर लेंगे, जॉर्ज यूले। ठीक, जॉर्ज यूले। तो आसानी से बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन यदि आता है तो इसी सीरीज पे बनेगा, इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो नोट करनी पड़ेगी। जैसे कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना? कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला, पहला पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। तो इसीलिए हमने इन चारों को लिखा है, क्योंकि ये चारों क्या है? पहले हैं। पहला है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, पहले पारसी हैं तो दादा भाई नौरोजी हैं, पहले मुस्लिम हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, और पहले अंग्रेज हैं तो जॉर्ज यूले हैं। क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता है कि ये जॉर्ज यूले जो थे उन्होंने कहाँ की अध्यक्षता करी थी, कब करी थी, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। या तुमसे कह सकता है कि 1888 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। या मान लो इलाहाबाद के 1888 नहीं, 1888 इलाहाबाद और 1887 कौन? मद्रास। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, और डायरेक्ट भी आ सकता है। सामान्य क्वेश्चन आता तो यही आता है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहला अंग्रेज अध्यक्ष, पहला जो है पारसी अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष बता दीजिए, पहला अधिवेशन कहाँ, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ। इस तरह के क्वेश्चन होता है कब। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन सीधा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। 1 2 3 4, बकमई बनाओते जा। तो बकमई बनाओते जा याद कर लो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ से शुरू होता है कांग्रेस के अन्य प्रमुख अधिवेशन। क्या शुरू होता है? कांग्रेस के अन्य प्रमुख अधिवेशन। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, कांग्रेस के अन्य प्रमुख अधिवेशन। चलिए अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं भैया, कांग्रेस के अन्य प्रमुख अधिवेशनों को देखते हैं। अच्छा, साइंस वाले पहले से पढ़ रहे हैं क्या? सुबह बुलाया गया था उनको? 10 बजे से पढ़ रहे हो? अच्छा, कोई बात नहीं, और पढ़ लो, 1 2 घंटे पढ़ लो और उसके बाद छोड़ देंगे तुम लोग। फिर आर्ट वाले अपने पढ़ते रहेंगे, है कि नहीं, शाम तक। और सेंट्रल टेट वाले भी बैठेंगे, जो एसएसटी वाले होंगे, साइंस वाले तो नहीं, एसएसटी वाले। ठीक। चलो, तो इसको हटाते हैं, अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब लिखना अन्य प्रमुख अधिवेशन। गिने चुने अधिवेशन है कोलकाता 1896, सूरत 1907, कोलकाता 1911, लखनऊ
16 और उसके बाद से कोलकाता 1917, 1924, 1925, ठीक 29, 31 और फिर 38 और 39। यही अधिवेशन है जो तुम लोगों को क्या करना है, पढ़ने हैं। इतना ही से आना होगा तो इसी में आएगा, नहीं तो फिर अधिवेशन आएगा ही नहीं, आएगा तो इनमें से आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। क्लियर हो गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अन्य प्रमुख अधिवेशनों में सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे कौन सा, कोलकाता अधिवेशन। तो हेडिंग डालेंगे कोलकाता अधिवेशन। सबसे पहले बात आएगी इस कोलकाता अधिवेशन का समय कौन से कोलकाता की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1896 की बात कर रहे हैं। 1896 का अध्यक्ष बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। उनका नाम था रहमत उल्ला सयानी, रहमत उल्ला और क्या भाई, सयानी। तो उनका नाम है रहमत उल्ला सयानी, तो इनको ध्यान रखेंगे। तो सीधा सीधा है यहाँ पे समय 1896 हो गया, अध्यक्ष रहमत उल्ला सयानी हो गए। इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक, रहमत उल्ला सयानी। विशेष इसका इंपॉर्टेंट है। अब विशेष क्या है भाई, तो विशेष हम आप ये बता देंगे कि यहाँ पर राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम का पहला क्या हुआ था, गायन हुआ था। तो लिख लीजिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम गायन। तो लिखिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम गायन। ठीक, तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहला गायन लिखो, विशेष में लिखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहला गायन हुआ था। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहला गायन होगा, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी बहुत बातें किसके बारे में जान लीजिए, राष्ट्रगीत के बारे में जान लीजिए। तो राष्ट्रगीत विशेष लिखिएगा, राष्ट्रगीत विशेष। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि राष्ट्रगीत तो है कौन सा भैया, वंदे मातरम में तो पता ही है तुम लोगों को। तो राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम है। स्रोत बताओ कहाँ से लिया गया है, तो स्रोत आप बता दोगे कि ये लिया गया है कहाँ से, आनंद मठ से, आनंद मठ है ना। तो स्रोत यदि आपसे पूछा जाता है तो बता देंगे कि कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया। पहली बात तो ये, तो स्रोत हो गया आनंद मठ। अब यदि आपसे बात करेंगे तो आनंद मठ क्या है, ये पुस्तक है, मठ तो है नहीं, आश्रम तो है नहीं, तो कहाँ है ये, कहाँ है, पुस्तक है तो कहाँ है, तो बताओ ना लायको, लाइब्रेरी में है, पुस्तकालय में, नहीं बता पा रहे हो क्या। तो आनंद मठ, अच्छा लिखा किसने था इसको, हाँ, तो रचनाकार आपको पता ही है कि कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और विद्रोह कौन सा इसमें, मान लो तुमसे विद्रोह पूछा जाए कि इसमें कौन सा विद्रोह है भाई, तो यहाँ बता देंगे सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, हाँ, तो लिख लीजिएगा, इसमें दिया गया है क्या भाई, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब है, हाँ, सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह है इसमें। और सन्यासी विद्रोह जो है कब हुआ था, 1770 में। कहाँ हुआ था, हाँ, तो बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये होता है कि जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, इसका गायन समय बताइए। हाँ हाँ, तो 65 सेकेंड, मतलब 1 मिनट 5 सेकेंड, ये तो पता ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा प्रथम गायन किसने किया था, हाँ, प्रथम गायन, तो यह बता देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर करेंगे। अगला क्वेश्चन सीधा है, किसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था, हाँ, तो ट्रिपल आर का फार्मूला है। ट्रिपल आर मतलब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक ही दिन अपनाया गया था। तो इसे जब अपनाया गया तो कौन सा समय था, हाँ, तो कह सकते हैं अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। डैश करके बता दें कब, 24 जनवरी 1950। बात खत्म हो गई, राष्ट्रगीत भी खत्म। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और पहुँचेंगे कहाँ सीधे हम लोग, हाँ, तो सीधे पहुँचेंगे हम लोग जो है सूरत अधिवेशन में। पहुंचे सब लोग सूरत अधिवेशन में। सीधा क्वेश्चन होगा सूरत पे, सूरत अधिवेशन है ना। तो सूरत अधिवेशन में सूरत के बारे में 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, कई बार इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सूरत किस नदी के किनारे है, तो नदी कौन सी है भाई, हाँ, ताप्ती नदी है, सीधा याद करिएगा। ताप्ती नदी के मुहाने पर द्वीप कौन सा है, हाँ, मुहाने पर द्वीप पूछ देता है, तो मुहाने पर द्वीप, मुहाने पर द्वीप पूछता है तो आप क्या बताएंगे, हाँ, आलिया बेट है, इनको आप याद रखिएगा। एक नदी आती है नर्मदा नदी, है ना, वहाँ पे कौन सा बेट है, खादिया बेट।
तो यदि आपसे पूछा जाता है आलिया बेट, और यदि तुमसे पूछा जाए कहाँ पर जो नर्मदा है वहाँ पे कौन सा बेट है, खादिया बेट, तो आलिया बेट खादिया बेट ये दोनों बेट हैं, इनको याद रखिएगा। बात समझ आ गई। कई बार पूछा जाता है। सूरत की विशेषता देखें, सूरत काहे लिए प्रसिद्ध है और काहे लिए है, हाँ हीरो के लिए या हीरो की कटाई के लिए। इसके अलावा फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी बनी थी वो कहाँ बनी थी, वो भी सूरत में ही बनी थी। और इसके अलावा हमने बताया होगा था तम्बाकू का उत्पादन, तम्बाकू का उत्पादन सबसे पहले भारत में कहाँ हुआ था, सूरत, अर्थात यहाँ गुजरात में होगा। तो सूरत में तम्बाकू का उत्पादन पहली बार हुआ भारत में। उत्तर भारत में अकबर जो है तम्बाकू का खेती कराता है, यानी कि उत्तर भारत अकबर लेके आता है उसको। तो ये ध्यान रखिएगा सूरत है। तो सूरत में हमने याद करने का तरीका भी बताया था कि सूरत, हाँ क्या बताया था हमने, तो हमने बताया था कि सूरत कब बनती, जब तपती। समझ में आई बात। तो याद रखना है कि सूरत कब बनती, मान लो नदी भूल गए, नर्मदा है कि ताप्ती है कि गोदावरी है, कौन है, तो याद करने का तरीका यही कि सूरत कब बनती, जब तपती। कि सूरत तब बनती जब पोतती, हाँ तो कब बनती, पोतती तब नहीं बनती, तपती तब बनती। पोतती समझ रहे हो ना तुम लोग, हाँ कि जो पता चलेगी जो ब्यूटी पार्लर में गए अब पुतवा लिया, अब समझ रहे हैं कि हम कहाँ बन गए, हाँ सुंदर बने घूम रहे हैं। बात समझ कि नहीं आई। तो सुंदरता आपके पोतने से नहीं बनेगा, सुंदरता बनती है किससे, हाँ तपने से। आपके अंदर ज्ञान होगा, आपके पास सफलता होगी तो आपकी सूरत अपने आप बन जाएगी। अज्ञान और सफलता कुछ नहीं है तो खूब पुतवा के निकलो, यही कहेंगे ये तो गुड़ गोबर हैं, बिल्कुल पुतवाए घूम रही हैं, हाँ ऐसे बोलिए सबों का। तो इस तरह की स्थितियाँ भी आ जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो नहीं बोलते नहीं है सब। कई जैसे मान लो कि एकदम तुम्हारा कोई काम धाम ना हो, घरे में मान लो तुम रहते हो, कोई ना पढ़ा ना तुम्हारे पास इनकम का कोई स्रोत है, ना नौकरी करना ना दुनियादारी करना, और उसके वजह के पुतवा के बैठी रहो, तो अगल बगल वाले यही कहेंगे का बिल्कुल गोबर है, गोबर है, कहीं ना आना ना कहीं जाना है, बैठ के पुतवा के बैठी रहती घर में, कोई काम धाम है नहीं, ऐसा वाला। और समझ में आया कि नहीं आया, तपती। तो सूरत कब बनती, जब तपती। और सूरत अच्छी कब लगती, हाँ तो कब कब अच्छी लगती, जब साड़ी पहनती। और सूरत अच्छी कब लगती, समझ आई बात, जब हीरे पहनती। और ये सब पहनती कौन, हाँ आलिया, अपने अपना समझ लेना, आलिया पहन रही है। समझ में आई बात करने, तो इसको याद कर लेना, एक ही शब्द में सूरत में सारा आंसर है ना। तो सूरत का ये ज्योग्राफी बेस पे क्वेश्चन था, इतिहास का भी ये क्वेश्चन हमने आपको बताया है ना, तो ये सीधा सीधा आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर मामला अधिवेशन पे, तो अब इसका समय यदि मान लो तुमसे पूछ दिया जाए तो समय है इसका 1907। अध्यक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी, अध्यक्ष हैं रास बिहारी कौन, बोस नहीं घोष। हाँ इसमें कन्फ्यूजन रहता है घोष बोस में, बोस मिलेंगे तुम्हें दिल्ली बम कांड पे, लेकिन घोष मिलेंगे 1907 है ना, सूरत अधिवेशन पे। अच्छा इसका विशेष क्या है आपको पता होगा, तो यहाँ बता सकते हैं कांग्रेस गरम दल तथा नरम दल में क्या हो गई, विभाजित हो गई। तो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखो, कांग्रेस गरम दल तथा नरम दल में विभाजित। हाँ कांग्रेस गरम दल तथा नरम दल में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, आपको याद रखना है। देख लिया सभी ने, याद करने का तरीका वही है, क्या है कैसे याद करोगे। तो सूरत का एक तरीका इधर है, इधर हम बताते हैं, तो हम बताते हैं कांग्रेस की सूरत बिगड़ी, कहाँ बिगड़ी, सूरत में। तो कांग्रेस की सूरत बिगड़ी सूरत में, कब बिगड़ी, तो 7 में। कब सुधरी, तो 16 में। कब सुधरी, 16 में। कहाँ सुधरी, लखनऊ में। तो इसको ऐसे याद करिए कि कांग्रेस की सूरत बिगड़ी सूरत में, कब बिगड़ी, 7 में। कब सुधरी, 16 में। कहाँ सुधरी, लखनऊ में। तो ऐसे याद कर लेना, सीधे सीधा आंसर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बात समझ कि नहीं आएगी सबको, ठीक। तो अब ये क्लियर हो गया सबको, गड़बड़ तो नहीं करोगे। कभी कभार यहाँ क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो सूरत भी यहाँ से क्या होता है, खत्म होता है। पहुंचिए कहाँ पर, फिर कोलकाता में, कोलकाता अधिवेशन। ये कौन से भाई कहानी चल रही, समझ में नहीं है, कहाँ भंडारा चल रहा है, ये भंडारा नहीं चल रहा है, ये छठ वाले हैं साहब। इधर जो है
ये बम्बा है, वहाँ पर लगे होंगे सब पूजा पाठ वाले, शाम का समय हो रहा है ना। अच्छा बिहारी इधर कम आए नहीं, तुम्हें और बता दें, बिहारी खूब जम के आए, क्योंकि अभी हम देखते आ रहे हैं उधर वो वाला जो नाला सीटीआई के आगे वाला जो बना है, वहाँ पर भी बड़े सब बहुत सारे सजावट लगी हुई है। और ये जो 3 नंबर वाला है जो परंकी पावर हाउस वाला, वहाँ तो बहुत ही बड़ा लगता है, वहाँ तो हमें लगता है कि सबरे बिहारी उधरे भरे हैं। हाँ वो सब 3 नंबर का एरिया जितना है सब बिहारियों से भरा है। आज तुम वहाँ उस रोड से तुम पनकी क्रॉस नहीं कर पाओगे, वहाँ डाइवर्जन बनाया गया होगा कि आप अंदर से अरमापुर होते हुए उधर जाइए, ना उधर से आ पाओगे ना जा पाओगे, इतनी भीड़ ना लगती वहाँ पे। चलो भाई, तो कोलकाता का समय देखेंगे तो यह है 1911। 1911 में बंगाल विभाजन क्या होगा, समाप्त होगा। 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा होगी, लेकिन राजधानी परिवर्तन कब होगी, हाँ तो 1912 में। परिवर्तन की घोषणा 18 में, लेकिन परिवर्तन होगी 12 में। ध्यान रखिएगा, यहाँ 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक पॉइंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोलकाता है ना, जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था जहाँ पर राष्ट्रगान अपनाया गया, वो कब, तो 1911। एक होता है बंगाल विभाजन की समाप्ति कब हुई, तो 1911। और उसके अलावा दांत का निकाल ले तुम लोग, हाँ और अगला राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई तो 1911। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो दांत क्या तुम लोग को निकल ले, बना रहे इसलिए। हाँ। अच्छा 11, तो 11-11 तो बोलते हो, क्या बोलते हैं उसको, 11 नहीं बोलते, 11 बोलते हैं। 11 क्या होता है, 11 बोला तो ये यही तो होता है। तो 11 क्या बोलोगे, हमने 11 बोला है, दट ना लगा, हमने 11 बोला है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है। अच्छा इसीलिए तुम्हें दांत निकलने नालायक हो हैं, सही बात। चलो कोई बात नहीं, भोजपुरी टच है, और भोजपुरी का टच हो प्रभाव रहता तो कहाँ जाएगा। तो 11 समझ में आया कि नहीं आया, 11 समझ में आया, लिखो नालायकों, ठीक। वो मूल भाषा का प्रभाव होता है, उसको तुम बदल नहीं सकते। वो जब बोलेंगे तो हम वही बोलेंगे, तो सुनाई भी वही देगा, सही भी बोलेंगे तो भी, ठीक। चलो ये 1911 हो गया। अब आगे ध्यान दो, अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष हो जाएंगे बिशन नारायण धर। तो बिशन नारायण है, इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पूछा नहीं जाएंगे। तो बिशन नारायण धर, विशन, तो विशन नारायण धर है। विशेष क्या है यहाँ पे, विशेष, तो राष्ट्रगान को क्या किया गया था, यहाँ पे अपनाया गया था। तो राष्ट्रगान विशेष में बात आप ये दिखा देंगे कि यहाँ पे क्या किया गया, राष्ट्रगान अपनाया गया। हो सकता है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे क्या किया जाए, पूछा जाए, तो राष्ट्रगान क्या किया जाएगा, अपनाया जाएगा। अब यहाँ पर राष्ट्रगान विशेष याद कर लो, राष्ट्रगान विशेष। चलिए राष्ट्रगान में सबसे पहले तो वही पूछेगा कि लिया कहाँ से गया था, पहला पॉइंट। राष्ट्रगान विशेष लिखिए सब लोग, लिखा सभी ने। सबसे पहले स्रोत बताओ कहाँ से लिया गया था राष्ट्रगान, तो ध्यान रखना राष्ट्रगान गीतांजलि से नहीं लिया गया था। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर क्या लगा देते हैं, गीतांजलि लगा देते हैं। गीतांजलि आंसर क्या है, गलत है, गीतांजलि से नहीं लिया गया। हाँ गीतांजलि क्या है जरा ये बताओ। कई बार बच्चे गीतांजलि का आंसर क्या लगा देते हैं, उपन्यास नाटक कहानी, लेकिन गीतांजलि ना उपन्यास है ना नाटक है ना कहानी है, गीतांजलि है क्या, तो ये कविता संग्रह है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इतनी बात समझ गई। तो क्या है ये, कविता संग्रह है, सीधा सीधा बता सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद से यदि मान लो देखा जाए तो अगले पॉइंट की तरफ से जा सकते हैं, ठीक। तो स्रोत में आपने यदि बता दिया कि स्रोत का मतलब क्या हो गया, तो स्रोत में हो गया भारतो भाग्यो विधाता की प्रारंभिक 5 स्टेंजा ली गई। क्या ली गई हैं, प्रारंभिक 5 स्टेंजा ले गई, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ कि नहीं सबको, ठीक। तो भारतो भाग्यो विधाता, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मूल भाषा होगी वो कौन सी होगी, हाँ हाँ, तो इसकी जो मूल भाषा हो जाएगी, उसकी मूल भाषा कौन सी हो जाएगी, तो बांग्ला हो जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लिखा भारतो भाग्यो विधाता, स्रोत हो गया। अगला पॉइंट, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, अंग्रेजी में टैगोर ही होंगे, टैगोर। हिंदी और उर्दू में किसने अनुवाद किया था, नहीं, हिंदी और उर्दू ये करेंगे कौन, आबिद अली, कैप्टन आबिद अली,
और टैगोर की तो बात जानते ही हो तुम लोग कि दो देशों के क्या लिखने वाले हैं, राष्ट्रगान लिखने वाले व्यक्ति हैं। एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने क्या किया था, दो देशों के राष्ट्रगान लिखे थे। दो देश कौन कौन से, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, हमार सोनार बांग्ला है। तो ध्यान रखना, तो हिंदी उर्दू का मामला। प्रकाशन से संबंधित पहली पत्रिका कौन सी है, प्रकाशन करने वाली पत्रिका का नाम क्या है, तत्वबोधनी है, तत्वबोधनी। तो तत्वबोधनी बता देना। इसके अलावा तुमसे पूछा जाएगा गायन समय। गायन समय में दो तरह से, पूर्ण गायन 52 सेकेंड और संक्षिप्त गायन होता था लेकिन अब नहीं होता है। संक्षिप्त गायन पूछा गया तो बता देना कितना है, 20। अब नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। प्रथम गायन कौन करेगा, तो प्रथम गायन करेंगे कौन, मतलब करेंगी कौन, सरला देवी चौधरानी। तो लिख लो भैया, प्रथम गायन बराबर सरला देवी चौधरानी। अब है, मान लो कर रहे हैं अपना अपना, मान लो तुम लोग जय ना बोल देना यहीं से, नहीं तो कूट दिए जाओगे अभी, ठीक। तो लिख लिया इसमें, प्रथम गायन कौन है, सरला देवी चौधरानी। सरला देवी कौन थी, हाँ, तो सरला देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये कुछ पॉइंट होंगे। ये कब अपनाया गया था ये तो पता ही होगा तुमको, बता चुके हैं अभी। हाँ, तो अपनाया गया कब, तो बता सकते हैं किसे अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। वर्तमान में जिस धुन पे ये गाया जाता है वो धुन किसने दिया था, कैप्टन राम सिंह ने दिया था। तो लिख लो, वर्तमान धुन किसने दिया, तो कैप्टन राम सिंह ने दिया। तो लिख लीजिएगा इसमें, तो वर्तमान धुन जो है वो किसकी है, तो कैप्टन राम सिंह की है। तो याद कर लीजिएगा, वर्तमान धुन बराबर कैप्टन राम सिंह। ठीक, तो वर्तमान धुन किसकी है, कैप्टन राम सिंह की है। चलिए, तो ये आ गया आपका मामला, स्रोत अंग्रेजी बात खत्म और यहाँ से राष्ट्रगान भी खत्म। अब हम लोग पहुंचे हैं कहाँ पे, लखनऊ समझौता, या लखनऊ समझौता कह सकते हैं, पैक्ट कह सकते हैं, और इसे अधिवेशन भी बोल सकते हैं। लिख लो भैया, लखनऊ समझौता या अधिवेशन, लिख लीजिएगा। सबसे पहला बात आएगा कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, थोड़ी देर पहले अभी बताया था, 1916 में। अध्यक्ष पे फोकस कर लीजिएगा, अध्यक्ष कौन है, तो ये आ जाएंगे अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार। विशेष पे आ जाइए जरा, इसके विशेष। विशेष में आपको अभी हमने बताया, सबसे प्रमुख विशेष इसका क्या है, तो सबसे प्रमुख विशेष ये है कि यहाँ पर जो है सबसे प्रमुख विशेष आएगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य क्या हुआ भाई, समझौता हुआ। यह आप लोगों को याद रखना है। तो मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य समझौता, यदि आपसे पूछा जाता है तो आप यही बता देंगे, सीधा सीधा आपका आंसर मिल जाएगा। तो मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य समझौता। इतनी बात सुनाई कि नहीं आई सबको, तो मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य समझौता यदि आपसे पूछा जाता है तो आंसर आप यही दे देंगे, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य क्या हुआ था, समझौता हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। अगला गरम दल तथा नरम दल के मध्य समझौता पूछेगा, तो गरम दल तथा नरम दल के मध्य समझौता बताएंगे। गरम दल तथा नरम दल के मध्य समझौता यदि पूछा जाता है तो भी आंसर आप क्या देंगे, यही देंगे। तो इसको आप याद रखिएगा, सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ठीक। गरम दल नरम दल। और अगला जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी को निमंत्रण कहाँ मिला था, लखनऊ अधिवेशन। किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र, हैं, रामकुमार, राजकुमार, लिख लो जरा। तो राजकुमार शुक्ल, तो लिख लेना जरा इसमें। तो लिख लो, गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में बिहार आने का निमंत्रण, अर्थात चंपारण आने का निमंत्रण, ठीक। तो क्या लिखना है, तो आपको ये लिखना है
गांधी जी को चंपारण या बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया? हाँ, तो उसमें दिखा दो डैश करके, राजकुमार शुक्ला यानी शुक्ल। अब ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था, प्राइमरी वाले में भी उन्होंने ये पूछ दिया था कि जो है, था ऑप्शन में भी था, तुम लोग ध्यान नहीं दिए थे। पहले सुनो चुपचाप। उन्होंने ये पूछा था कि भाई जो बिहार के प्रति उनका ध्यान आकर्षित किसने किया था, क्वेश्चन ये था। तो भाई सिंपल सी बात है, बिहार के प्रति ध्यान आकर्षण करने का काम किसका है? राजकुमार शुक्ला का ही है, तो उसमें आप ध्यान देंगे। उसमें दूसरा चंपारण में आया था, तो उसमें कई सारे लोग थे, एक और क्वेश्चन था चंपारण आंदोलन से, वो दूसरा था कि निम्नलिखित में से कौन है कौन नहीं है। तो ये वाले में अभी पहुंचोगे तो वहाँ बताएंगे, कम 3-4 लोग जो बिहार के थे वो उसमें सहयोगी में थे, तो वो तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर हाँ वही पूछा था, गांधी जी के सहयोगियों में कौन नहीं था और था, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला क्वेश्चन अलग था। ये क्वेश्चन क्या था कि बिहार के मतलब किसानों के हालात के प्रति जागरूक किसने किया गांधी को आकर्षित, तब यहाँ पर आ जाए कौन? राजकुमार शुक्ल। तो आपको को रिलेट करना पड़ेगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? गांधी का इसलिए जिक्र है या इसका लखनऊ अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी को चंपारण बुलाया जा रहा है। चंपारण का लेना देना कहाँ से? बिहार में है। और बिहार में पहली बार गांधी पहुंचेंगे कब? चंपारण आंदोलन से ही। गांधी महात्मा बनेंगे कब? चंपारण आंदोलन में ही। इसलिए आपसे पूछा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी की ये जो है पहली सार्वजनिक, ये गांधी जी का क्या है? प्रथम जो है सार्वजनिक सम्मेलन में भाग लेंगे। पहली बात दो तरह से यदि पूछा जाए, अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया? तो लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? चंपारण में नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। तो पूछा जाए कि अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? तो गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। और गांधी जी ने अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी पहली बार किस अधिवेशन में भाग लेते हैं? तो आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। अब ये दो क्वेश्चन हो गए अलग अलग, इसको ध्यान रखना तुम लोग, NCERT पर इसका जिक्र है कि गांधी जी की जो है अफ्रीका से लौटने के बाद पहली सार्वजनिक उपस्थिति BHU के उद्घाटन समारोह में हुई थी। गांधी जी के पहला अधिवेशन जो होगा वो लखनऊ अधिवेशन 1916 आ जाएगा। इसको आप याद रखना है। क्लियर हो गया सबको? ठीक। अब इसके बाद से इस अधिवेशन में कुछ नहीं है। अगला अधिवेशन सीधा लिखोगे, और क्या लिखोगे भाई? कांग्रेस की पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। हाँ, तो पहले लिखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो आपको लिखना है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है कौन? तो बता देंगे कि हैं श्रीमती कौन? एनी बेसेंट। ये पूछा जाता है क्योंकि बिहार का मामला भी है, चूंकि पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी हैं इसलिए भी। तो क्या होता है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष लिखो श्रीमती एनी बेसेंट। हाँ, एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। और कहाँ का अधिवेशन था? कोलकाता अधिवेशन था। समय कौन सा था? हाँ, तो कोलकाता अधिवेशन 1917 याद रखना है। तो कोलकाता अधिवेशन 1917, कोलकाता अधिवेशन 1917। तो आंसर दे देंगे कोलकाता अधिवेशन 1917। क्लियर हो गया? ठीक। उसके बाद से यदि मान लो क्वेश्चन बनता है तो अगले पॉइंट की तरफ चले जाओगे। अगला कौन सा भाई? तो अगला हो जाए गांधी जी की अध्यक्षता से संबंधित पहला अधिवेशन। लिखो। हाँ, तो गांधी जी की अध्यक्षता से संबंधित है ना, तो गांधी जी की अध्यक्षता से संबंधित प्रथम अधिवेशन। तो गांधी जी की अध्यक्षता से संबंधित पहली जो अधिवेशन था कौन था? तो बता दोगे बेलगांव अधिवेशन। क्या बता दोगे भाई? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन आपको बताना है, सीधा सीधा है। और बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। कब हुआ था ये अधिवेशन? तो लिख लो उसमें डैश करके 1924। तो पहले लिख लेना बेलगांव अधिवेशन। पहले दिखा देना स्थिति दिखा देना कहाँ पे? कोलकाता में, ना मतलब कोलकाता नहीं, कर्नाटक में। और फिर उसके बाद दिखा देना क्या जो है समय दिखाना 1924। बेलगांव की खास बात दो हैं। एक तो भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पर है? तो बेलगांव में है। और एक तुम लोग को BPSC में ही क्वेश्चन आया था प्राइमरी वालों में कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग की शुरुआत कहाँ से करी थी?
तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत यहीं से करी थी। कहाँ से? बेलगांव से ही करी थी, मतलब कर्नाटक से ही करी थी। बात सुनाई कि नहीं आई सबको? तो चलिए, तो अगला आप लोग लिख सकते हैं इसको सीधा सीधा, यदि आपसे पूछा जाता है तो। 2 पॉइंट है, बेलगांव के 3 पॉइंट याद करो। गांधी जी की अध्यक्षता बेलगांव, भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा बेलगांव, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत या प्रारंभ कहाँ बता दोगे? बेलगांव बता दो, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? समझ में आ गई बात? तो इनको आप याद रखिएगा, ये सीधे सीधे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हैं बेलगांव का, तीनों इंपॉर्टेंट है, किसी को छोड़ नहीं सकते। इसके बाद लिखो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अगला लिखना है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजनी नायडू। अधिवेशन कौन सा होगा? कानपुर अधिवेशन। अधिवेशन डैश करके लिखो, कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। उसके अलावा समय कौन सा होगा? 1925, समय हो गया 1925, तो इनको याद करिएगा, ये सीधे सीधे आ जाएंगे, तो 1925 हो गए। इसके बाद से सीधे हम लोग पहुंचे कहाँ पर? अच्छा, एक पॉइंट और, गांधी जी से संबंधित पहला कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था? कोलकाता अधिवेशन था। तो ये नोट डाल के जरा लिखो अलग से, मतलब तुमसे पूछा जाए गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था, तो सबसे पहले भाग लेंगे कोलकाता अधिवेशन 1901 में। अफ्रीका से आने के बाद पहली बार भाग लेंगे तो लखनऊ अधिवेशन 1916 हो जाएगा। लेकिन जब ये पूछ दिया जाए कि अध्यक्षता से संबंधित कौन है, तो बेलगांव है। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो अगला लिखो, गांधी जी से संबंधित कांग्रेस का पहला अधिवेशन। लिख लिया? क्या लिखोगे? कोलकाता अधिवेशन 1900, हाँ, कोलकाता अधिवेशन 1901। तो कोलकाता अधिवेशन 1901। क्लियर हो गया सबको? तो ये गांधी जी वाला मामला खत्म। अब सीधे कहाँ पहुंचोगे? लाहौर में पहुंचोगे। कहाँ पहुंचोगे? लाहौर। हाँ, 1901, 1901। हाँ, मतलब 1901 ना ही लिख पाए रहे हैं, तो का 1908 समझ में आ रहा का? लिख लिया सभी ने? तो ये आपका हो गया कौन सा? अब आइए लाहौर में, चलिए कहाँ चलेंगे? लाहौर अधिवेशन। चलिए लाहौर में पहुंचे सब लोग, तुरंत पहुंचे। तो देखो फिर लाहौर का समय 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, आगे 1929। फिर यहाँ पे लिखोगे अध्यक्ष पंडित नेहरू, विशेष, विशेष हैं 2। पहला विशेष, कांग्रेस के मंच से पहली बार क्या मांगा गया? पूर्ण स्वराज की मांग। तो लिख लीजिएगा, कांग्रेस जो है कांग्रेस के मंच से, या सीधा सीधा कह सकते हैं पहली बार कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज की मांग, पहला पॉइंट। दूसरा, पहला लिखवाए कि नहीं लिख पाए? तो कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो क्या बताओगे? तो बता दोगे लाहौर अधिवेशन 1929। अगला दिखाओ, कांग्रेस का पहला तिरंगा फहराया गया। हाँ, तो कांग्रेस का पहला तिरंगा फहराया गया, ठीक, कब? हाँ, तो डेट बदल जाएगी, 1 जनवरी 1930 हो जाएगी। तो लिख लो 1 जनवरी 1930, क्योंकि 12 बजे रात को फहराया गया था, और जब 12 बजे रात को फहराया गया तो वहाँ पर दिन क्या हो जाएगा? हाँ, तो सीधी सी बात है, दिन बदल जाएगा, यानी कि डेट बदल जाएगी। 31 तारीख 1 में बदल जाएगी, और 1929 1930 में बदल जाएगा। इतनी बात पहले क्लियर हुई कि नहीं? सबको क्लियर हो गया? 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? आगे पीछे ताक झाँक कर रही। अध्यक्ष पंडित नेहरू, पंडित जी लिखा मतलब पंडित नेहरू हैं। हाँ, पंडित जी लिख दे मतलब समझ लेना नेहरू आ ही गए, ठीक। हाँ,
क्लियर हो गया। अब आइए जरा स्वराज पे दो चार पॉइंट लिख लीजिए फटाफट स्वराज के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि स्वराज की सर्वप्रथम मांग किसने करी? हाँ, किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। लिखो लिखो स्वराज की प्रथम मांग, नोट में लिखना है और उसमें लिखना है स्वराज की प्रथम मांग। देखो लिखा, स्वराज की पहली मांग प्रथम मांग किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। लिख लो, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि बुरा से बुरा स्वशासन, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से क्या होता है? अच्छा होता है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि हमें क्या चाहिए? स्वशासन चाहिए। हम अपना शासन चलाएं, चाहे हम गोबर गुड़ की तरह चलाएं, जैसे चलाएं, हमारा शासन हमारा है। और क्या गुड़ गोबर की तरह चलाएं तो क्या करना है? ये तुम्हारी पे मान लो दूसरा कोई शासन करे तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, तुम अपना शासन चाहे जैसे चलाओ। अब जैसे मान लो कि तुम्हें लोगों को जो है ऊपर टोका जाए कि तुमको ऐसे रहना चाहिए, तुमको ऐसे खाना चाहिए, तुम्हें ये पीना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे नहीं करते हो, ऐसे नहीं करते हो, तुम्हें चिढ़ जाओगे और फिर बाद में कहोगे ऐसा है, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। ठीक, हमें जैसे मन करेगा हम वैसे जिएंगे, हम जैसे मन करेगा वैसे रहेंगे। हाँ, हमारा शरीर हमारा मन, हम जैसे चाहे वैसे रहे, तो तुम्हें वही अच्छा लगेगा। तुम गुड़ गोबर बने रहो, पोते रहो, गोबर घूमे रहो, तुम्हें वही अच्छा लग रहा वही रहो। तो अंग्रेजों का यही कॉन्सेप्ट था। तो इन्होंने ये कहा कि हमें स्वशासन दे दीजिए, चाहे हम जैसे रहें। अंग्रेज कहते थे कि भारत अभी स्वशासन संभालने लायक है ही नहीं। स्वामी जी ने कहा कि ऐसा कुछ तो होना है कि हम लोग स्वशासन अपना खुद देख सकते हैं, संभाल भी सकते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे। दूसरा पॉइंट किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लिख लो, तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम क्या करेंगे? लेके रहेंगे। ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। लिख लिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। अगला पॉइंट लिखो, अगला लिखना है कि कांग्रेस के मंच से स्वराज की पहली मांग। हाँ, तो कांग्रेस के मंच से स्वराज की प्रथम मांग किसको दिखा दोगे? दादा भाई नौरोजी को। कब मांगा था? हाँ, तो कोलकाता अधिवेशन 1906। लिख लो इसको, कोलकाता अधिवेशन 1906। कोलकाता अधिवेशन 1906। फिर लिखोगे, मतलब कांग्रेस के मंच से स्वराज की केवल बात की जाती है, बताओगे कोलकाता अधिवेशन 1906। अब लिखोगे, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला पहला कार्यकर्ता हसरत मोहानी है। लिख लो, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला प्रथम कार्यकर्ता, डैश करके दिखा देना कौन है? हसरत मोहानी है। हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। क्लियर हुआ? ये यही उन्नाव के थे और इन्होंने पूर्ण स्वराज की पहली बार क्या करी थी? मांग करी थी। अगला लिखना है तुम लोगों को, वो लिखना नहीं है, समझना है, वो लिख चुके हो। कौन सा? कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज की मांग। तब आंसर होगा पंडित नेहरू, लाहौर अधिवेशन 1929। अब समझ में आ गई बात? तो स्वराज को लेके कहीं से क्वेश्चन आया तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। स्वराज वाले क्वेश्चन यहाँ से क्या होते हैं भाई? खत्म होते हैं। लाहौर अधिवेशन यहाँ से क्या होता है? खत्म होता है। अब अगला लिखना है, अगला कौन सा अधिवेशन है? हाँ, ये साइंस वाले हमें लग रहा है कि थक गए हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, पढ़ना तो मान लो पड़ेगा ही पड़ेगा। थकते थकते 7 तारीख आ जाएगा, तो कब तक थकोगे भाई? तो थकाओ नहीं, खाओ पियो, और सामने जूस की दुकान लगवा रखी है, बढ़िया जूस। कहाँ नहीं है अभी? बड़ा बदमाश है ये। चलो अब हम उसे फ़ोन कर देंगे, कह देंगे हाँ, अब उसे हम बोल देंगे कि अब तुम्हारी जूस की बिक्री होगी क्योंकि लंबी क्लासें होनी है, तो चुपचाप जो है दुकानें लगाओ। और क्या, अब जैसे मान लो हमारी क्लासें लंबी होनी है, कल भी मान लो 1 बजे से लेकर 7 बजे तक हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, सबको आना पड़ेगा। वो साइंस वाले भी 1 बजे आएंगे, पहले शुरुआत में कॉमन पढ़ा देंगे, बाद में सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो जितने लोग हैं वो सब 1 बजे आएंगे, है ना? हाँ जाओ तो पियो, हमने मना करा? कहा पैसा दो, सर जी ने कहा तो क्या हुआ? सर जी का अकाउंट फोन चलता वहाँ पे। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब आपको लिखना है कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। लिखो, कराची अधिवेशन लिखो, थको नहीं, पढ़ो। तो क्या लिखना है? कराची अधिवेशन। ये बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, ये आप लोग यहाँ रिपीट हो सकता है। कराची अधिवेशन, कराची कहाँ है?
पाकिस्तान में। तो कराची अधिवेशन है, लिख लीजिएगा। नालायक तुम लोग कह रहे हो कि 10 बजे से पढ़ रहे हैं, हम कितने बजे से पढ़ा रहे हैं तुम्हें पता है? 8 बजे से, नहीं 7 बजे नहीं शुरू करा था, 8 बजे शुरू करा था। 2 घंटे पहले से हम पढ़ा रहे हैं। अभी 2 घंटे बाद तक पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी SST वाले थोड़ा जाएंगे, जाएंगे तो अभी साइंस वाले, फिर SST वाले बैठे रहेंगे, उनको अभी कॉमन सब्जेक्ट मतलब वो पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट वाला पोर्शन उठाकर पढ़ाएंगे अभी हम। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, तो हमको देखा करो। और वो भी हमें लगता है कि सुबह में हमने जो है, हाँ तो चाय भी नहीं पी, हमने काढ़ा भी नहीं पिया आज हमने। हाँ काढ़ा पीते हैं सुबह में, हमने चाय नहीं पी, लेट हो गए थे हम, तो समझ सकते हो। नहीं खाया है, वो सब खाया है, मिठाई उठाई खाई है। क्या खाया था हमने? लौकी की बर्फी तो खाई है, और एक हट नालायक, छेना भी नहीं खा पाए। छेना रखा है लेकिन खाया नहीं, बस हम यही खाएं। एक हमें लगता है कि वो सोन पापड़ी वाला जो होता है वो खाया, बस इतना ही खाया। उसके बाद हम पढ़ा रहे लगातार। समझ में आई बात तुम लोगों को? और तुम लोग औकम खा भी चुके होगे बीच में, हैं, और के बाद भी तुम थके जा रहे हो। ये कौन सी बात होती? थका ना करो भाई। हाँ हाँ, थक जाना कब? जब पेपर दे के आना तब। उसके बाद से 3-4 दिन एकदम बिल्कुल जो है सो जाना, बिल्कुल किसी कोई मतलब ना रखना, आराम से सो। उसके बाद फिर उठो, फिर पढ़ाई पे जुड़ जाओ, अगले तैयारी के लिए लग जाओ, है ना। अभी भी आगे नहीं, तैयारी अब करिए। देखो जब तक तुम्हारे हाथ में लेटर ना आ जाए, लेटर नहीं, जब तक तुम एक दिन की ड्यूटी ना कर लो, तब तक कहीं मानो कि हमारी नौकरी लगी। ड्यूटी कर लेना, वहाँ पे रजिस्ट्री चढ़ जाए, हाजिरी चढ़ गई, आज से हमें मिल गया ज्वाइनिंग लेटर या हम स्कूल जा रहे हैं, तब समझना कि तुम्हारी नौकरी लगी है। नहीं तो उससे पहले बिहार सरकार है, रात को कह देगी कि जितने ज्वाइनिंग है सब कैंसिल। हाँ, तो ये बिहार सरकार का कोई भरोसा नहीं है, उसका नोटिफिकेशन हमेशा रात में आता है। ठीक, तो जब तुम्हें ज्वाइनिंग मिल जाए, आश्वासन मिल जाए, तब समझ लेना कि अब हमारा जो है कल्याण हो गया। ये स्थितियाँ हैं। देख रहे हो कि के पाठक ने 44 नवनियुक्त शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। पहले 44 का तवेरो कर दिया होगा, तो कई लोगों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। नेतागिरी नहीं चलेगी, बिहार है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाने आए हो, चुपचाप क्या करो, पढ़ाओ। यहाँ पे नेतागिरी ना करो। छात्र संघ बना रहे हैं, शिक्षक संघ बना रहे हैं, हम नेता बन रहे हैं, किसी ने इसीलिए इनको हटाया गया है। ये ग्रुप बना रहे थे सब, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई संघ नहीं बनेगा, चुपचाप क्या करिए, पढ़ाइए। यहाँ पे पढ़ाने आए हैं ना कि संघ बनाने। नहीं पता चलेगी नेतागिरी शुरू हो गई, पढ़ाएंगे कब नेतागिरी ज़्यादा। तो इसलिए उन्हें हटा दिया तुरंत, तत्काल प्रभाव से। वो लोग भी हटा दिए गए जो वहाँ के फोटो डाल रहे थे कि यहाँ की स्कूल देखिए, ऐसा स्कूल देखिए। हाँ, ये सब गलत चीज़ है भाई। अब मास्टर आदमी हो तुम लोग। अच्छा, असल में तुम लोग मास्टर लायक हो ही नहीं, अभी तुम्हारा एटीट्यूड नहीं बना है। बात ये भी तो समझ में आना है। मास्टर का मतलब होता है मनोज सर, है ना। मनोज सर का मतलब समझ रहे हो ना। अब जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ यहाँ पर भी मास्टर आते हैं, जैसे कि जो सज धज के बिल्कुल जो है, जैसे धर्मेंद्र सर ही को ले लो, ये तो इतना सज धज के आते हैं जैसे लग रहा है कि पार्टी में जा रहे हो, शादी विवाह में कहीं जा रहे हो। अरे पढ़ाने जा रहे हो, क्या लेना देना तुम्हारे? बच्चे तुम्हारे वस्त्र देखने आ रहे हैं, बच्चे तुम्हारा ज्ञान लेने आ रहे हैं। अब हमको देख लो, अपना चप्पल है बढ़िया है, जैसे मन करा वैसे निकल लिए, पढ़ा दिए। हमें क्या लेना देना? हमें तुम्हें पढ़ाना है, तुमको हमें पढ़ाना है। अब हम यहाँ पर पहले 4 घंटे पहले ये शेविंग करवाएं, इधर वर्गाकार दाढ़ी बनवाएं। वर्गाकार दाढ़ी बताया था ना तुम लोगों को, ये हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदाड़ो से वर्गाकार दाढ़ी। अभी हम सब बना के आए, तो हम यही बनाते रहे, पढ़ाएंगे कब तुमको? समझ में आई बात? हाँ, अब देखो इसको समझ में आ रहा, तो देख बात समझ में आया तुम्हें। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि मास्टर का, अब तुम्हें बता दें मास्टर की छवि। मास्टर का मतलब होता है एक छाता, एक साइकिल, अब बगल में झोला। समझ में आई बात? चल दिए मास्टर साहब पढ़ाए रहे, ये है मास्टर। यही रियल में मास्टर होते। तुम और बता दें, जो तीन फिन और सजावट में लग जाता है वो पढ़ाएगा क्या? वो भी तो दिखावे में चला जाएगा। इसलिए के पाठक ने कहा मास्टर हो, मास्टर बन के रहो। यहाँ टेढ़ा मुंह करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के लिए नहीं आए हो, और जो है डांस करने के लिए नहीं आए हो, पढ़ाने हो। बच्चों को पढ़ाओ, क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर कि मैडम जो है मुंह टेढ़ा करके पोस्ट डाल रही? गलत बात है। उनको पढ़ाओ। मतलब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे ध्यान दो, पढ़ ले तुम लोग। तो कराची कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो कराची पहुंचा पाकिस्तान। अच्छा, हमें शुरुआत से ही जो है एक अच्छा मास्टर बनने का मतलब वो रहा है। हाँ, मतलब कि हम एकदम योग्य मास्टर बनेंगे बिल्कुल शुरू से ही।
तो हम ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हम केवल पढ़ाने पर ही ध्यान देते हैं शुरुआत से भी। अभी तो फिर भी हम साफ़ सफाई और थोड़ा कपड़े उपड़े बदल भी लेते हैं। शुरुआत में तो एक एक हफ्ते हम एक पढ़ के चल देते थे, पढ़े रहो, जिनको पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना भागो यहाँ से, है ना। कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती थी। अरे भाई हम ही को साफ़ करना होता था, तो साफ़ कौन करेगा? हम कपड़ा साफ़ करेंगे तुम्हें पढ़ाएं, बस सीधी बात। अब 6 बजे उठेंगे तो हम कपड़ा साफ़ करें, फिर पढ़ाएंगे तुम्हें कब? तो जैसा है वैसे निकल लो चुपचाप, ठीक। अब आगे ध्यान दो, समय क्या है इसका? 1931। तो स्थिति हो गई, समय हो गया। और इसके बाद से अध्यक्ष, अध्यक्ष है पटेल। अध्यक्ष कौन है? पटेल है। अब इसके बाद से यदि हम लोग देखें तो अगला पॉइंट होगा विशेष, ये वाला आया था, यही आपको ध्यान रखना है। तो विशेष ये है कि यहाँ पे पहली बार क्या किया गया था? मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो लिख लेना, मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग यहाँ पर की गई है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग यहाँ पर हुई है, ये आप लोग को याद रखना। यही वाला क्वेश्चन आया था कि मौलिक अधिकार की मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा कांग्रेस के जिस अधिवेशन में मांग हुई वो कौन सा है? हाँ, तो यही आप बता देंगे, कराची अधिवेशन। खत्म हो जाएगा ये। इसके बाद सीधे पहुंचो कहाँ पर? सुभाष चंद्र बोस, यानी बोस से संबंधित अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित अधिवेशन। 2 अधिवेशन है, उसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, सीधा सीधा है। तो अब आपको देखना है कौन सा अधिवेशन? बोस से संबंधित अधिवेशन। पहले हेडिंग डाल दिए, बोस से संबंधित अधिवेशन डाला। कितने अधिवेशन है? 2। तो उसमें पहला अधिवेशन पूछा जाएगा, तो उसका नाम क्या है? हरिपुरा है। तो बोस ने जो सबसे पहले अधिवेशन का अध्यक्षता करी थी वो कौन है? हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ पर है? हाँ, तो एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि हरिपुरा की स्थिति बता दीजिए। तो आप कहाँ बता देंगे? गुजरात बता देंगे। दूसरा वही पूछा जाएगा समय, तो समय क्या है? 1938 है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पूछे जाने की संभावना दूसरे से है। तो द्वितीय की बात कर लीजिए, द्वितीय वाला कौन सा है? हाँ, त्रिपुरी है। त्रिपुरी में लिखा होगा वही स्थिति कहाँ पर? एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में। फिर पूछा जाएगा समय 1939। अब कुछ बातें लिखिए ऑनलाइनर बना के। अब कुछ बातें ऑनलाइनर बना के लिखेंगे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष बने। लिखो, इसको पहले बताते हैं। हेलो, हाँ हाँ बताइए। अब रिक्वायर्ड नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। बट लोन वाले बहुत बदमाश है सर। तो बात आ रही थी किसकी भाई? त्रिपुरी की। विशेष में पहुंची है। गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष दोबारा सुभाष चंद्र बोस बने। तो गांधी जी नहीं चाहते थे किसको भाई? सुभाष चंद्र बोस को। तो चाहते होंगे किसी को, तो किसको चाह रहे थे? पट्टाभी सीतारमैया को। तो लिख लीजिएगा, गांधी जी द्वारा समर्थित अध्यक्ष। विशेष में लिखना है गांधी द्वारा समर्थित अध्यक्ष। और गांधी जी द्वारा समर्थित अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाता है तो बता दें कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। हाँ, आते रहते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पट्टाभी सीतारमैया। अब क्वेश्चन ये बनता है, तो गांधी जी विरोध कर रहे थे किसका? सुभाष चंद्र बोस का। तो उन्होंने समर्थन कर दिया पट्टाभी सीतारमैया का। गांधी जी का सम्मान करते थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो उनके सम्मान के लिए उन्होंने क्या किया? अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया। क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के उपरांत सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया? तो आंसर क्या बताओगे? हाँ, त्रिपुरी अधिवेशन। तो लिख लो, इस अधिवेशन के उपरांत बोस द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया। तो इस अधिवेशन के उपरांत बोस द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया। क्लियर हो गया? तो बोस द्वारा त्याग पत्र। उसके बाद से आप यहां सीधा सीधा बता सकते हैं, ठीक। जब देखो पट्टाभी सीतारमैया जीते नहीं, जो जीता उसने त्याग पत्र दे दिया, तो फिर सीधी सी बात है कोई ना कोई कार्यवाहक आएगा। तो कौन बना था कार्यवाहक अध्यक्ष? तो लिख लीजिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चूंकि ये बिहार के हैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा, त्याग पत्र के उपरांत कार्यवाहक अध्यक्ष। त्याग पत्र के उपरांत कार्यवाहक अध्यक्ष किसको बताओगे? हाँ, तो त्याग पत्र के उपरांत कार्यवाहक अध्यक्ष बता देना, डॉक्टर कौन? राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद से 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष किसे बनाया गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। तो अगला सीधा लिख लो, क्या 1940 में
कांग्रेस का अध्यक्ष। तो 1940 में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बताओगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। खास बात इनकी क्या है कि ये सबसे युवा अध्यक्ष हैं। तो यदि पूछा जाए कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन, तो बता दें कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इतनी बात पहले क्लियर होगी नहीं हुई सबको? समझ में आ गई बात? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, इनको आप बता सकते हैं, समझा भी सकते हैं। अगला पॉइंट, 1940 से लेके 1945 तक अध्यक्ष कौन रहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। ये भी लिख लो 45। तो 1940 से 1945 तक कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बताओगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लिखा इतना? अगला पॉइंट, कांग्रेस का अधिवेशन अवकाश कहाँ तक रहा है? 41 से 45। तो लिख लीजिएगा कांग्रेस का अधिवेशन अवकाश। तो कांग्रेस का अधिवेशन अवकाश कहाँ से कहाँ तक बताओगे? 1941 से 1945। लास्ट में लिखना है अब क्या? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष। लिख लो। तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। जे.बी. कृपलानी नाम है उनका, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? समझ में आ गई बात? लिख लिया सभी ने? अधिवेशन वाला पॉइंट क्या हो गया? जे.बी. कृपलानी, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। अधिवेशन वाला पॉइंट क्या हो गया? खत्म। अब यहाँ से शुरू होगा कांग्रेस का क्या? चरण। तो अगली हेडिंग कांग्रेस के चरण है। इसको तुम्हें पढ़ना है तो तुम लोग ऑनलाइन पर भी पढ़ सकते हो। अभी आज ही पढ़ाया कांग्रेस के चरण वाला पोर्शन, तो ऑनलाइन वाले पर होगा। ग्रुप में तुम लोग जितने लोग हैं, साइंस वाले साइंस में, एसएसटी वाले एसएसटी में क्या हो जाएं? ग्रुप में जुड़ जाएं। ऐसे नहीं जुड़ोगे, नीचे जाकर बोलो कि हमें उसमें जोड़ दे एसएसटी वाले में, उस तरह से तो जुड़ जाओगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मान लो कल्याणपुर भी पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ तुमको ऑनलाइन क्या हो जाएगी? उपलब्ध हो जाएगी। तो वहाँ से अपना पढ़ते रहोगे। और शेष तुम्हारे यहाँ आएंगे तो जो छोटा बूटा होगा वो रिविजन कराते रहेंगे, है ना? तो दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी जल्दी से जल्दी। एक पढ़ो एक रिवीजन, एक पढ़ो एक रिवीजन। एक जगह पढ़ो दूसरी जगह रिवीजन, दूसरी जगह पढ़ो एक जगह रिवीजन। ये भी तो हो सकता है भाई। यहाँ पढ़ रहे हो, बात समझना, तो यहाँ पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन पर हम दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अब जो वही जब हम यहाँ पढ़ाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ रिवीजन हो जाएगा। और जो बैक वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ रिवीजन हो जाएगा। तो दोनों तरीके से उसको कवर करो। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई सबको? चलो, तो ये जो साइंस वाले बच्चे हैं अब जा सकते हैं। साइंस वाले थक गए बेचारे हैं। लेकिन कल ध्यान रखना 1 बजे आना है और 1 से लेके 3-4 बजे तक लगभग ये कॉमन वाला चलाएंगे। फिर उसके बाद 3 घंटे लगभग क्या पढ़ाएंगे? वो सब्जेक्ट वाला। तो लंबी क्लास रहेगी, मतलब 1 से लेके 7 बजे तक का रेशियो बना के आइएगा। साइंस वाले अच्छा है, आर्ट वाले जो भी हैं, आर्ट वाले भी रुकेंगे, उनको नहीं जाना है। एसएसटी वाले चाहे वो सेंट्रल ट्रेड के हों और चाहे क्या बोलते हैं उसको, हाँ बीपीएससी वाले हों। प्राइमरी वाले भी नहीं जाएंगे, प्राइमरी वाले भी रुकेंगे। तुम लोग साइंस वाले हो तो जाओ, फिर साइंस वाले हो तो क्या हैं? क्या कर रही थी? हाँ प्राइमरी सब रुकेंगे। सीटेट वाले प्राइमरी, सीटेट वाले ना रुके, सीटेट प्राइमरी नहीं रुके। वो वाले प्राइमरी कौन से? बीपीएससी प्राइमरी रुके, क्योंकि उनके काम का नहीं है। अब अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे, जब आना उससे कोई दिक्कत नहीं। जब मतलब ऑनलाइन पढ़वा देंगे, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, वही पढ़ लेना। हैं? बुकलेट तुम्हें लिखना हिस्ट्री, पॉलिटी, मिसलेनियस और एनसीईआरटी। अब ले हिस्ट्री पॉलिटी और हाँ अभी देख लेना, होगा तो होगा, नहीं तो जब मिल जाए तब ले लेना।
जाओ तुम बता दें, मिल जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी और मिसलेनियस 3 ले लेना। एनसीईआरटी तुम्हारे पास है? हाँ, बस इतने ही बचे। बताओ, ये हालात हैं, बताइए। कोई बात नहीं, मेहनत करो, नालायको जल्दी हो जाओगे। होगा, जब संख्या कम है तो सीधी सी बात है, जो पढ़ रहा हो होएगा, जो नहीं पढ़ रहा हो बैठे रहेगा। क्या कर सकते हो। देखो, इसमें भी अभी लोगों के पास उतनी जागरूकता नहीं आई है, इसमें भी अभी उदासीनता है, मतलब जूनियर वालों के प्रति भी उदासीनता है। कई कारण है, कई लोग तो पहले से पास से नहीं है सेंट्रल टेट, बाहर वाले लोग, और जो पहले से वैसे तुक्का उक्का में निकल गया है ना, तो वही लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें और बता दें। तो इसलिए इस बार भी भीड़ कम हो जाएगी। हाँ, आईपेयरिंग होता तो मामला गड़बड़ होता, लेकिन नहीं है, तो जितने लोग हो उतना मन से पढ़ो। चलो अभी आते हैं 5 मिनट में, जरा कुछ जो है नमकीन नमकीन खाएं हम मीठा हम खा चुके हैं बहुत। चुम्बक बहुत सही है इसका, पढ़ाएंगे।